हिंदुस्तान एक ऐसा देश मुझे लगता है कि जहां सब अमीर होना चाहते हैं लेकिन अमीरों से नफरत करते हैं। जी अमीरों से नफरत भी करते हैं। बिल्कुल। नहीं, तो वो वामपंथी नैरेटिव कितना लंबा वो चला है कि उसका रेसिड्यू अभी भी है। लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग हम जो नैरेटिव दे रहे हैं कि भाई अडानी वेल्थ क्रिएटर है और वेल्थ क्रिएटर नहीं होगा आपके देश में तो फिर जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, आपका घर नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये समझा दिया जाता है ना कि आपके घर का प्याज वो छीन लेगा, है ना, आपके घर का पानी छीन लेगा, आपका कुआं उखाड़ ले जाएगा। अब वही है कि राहुल गांधी यही बात तो बोल रहा है। कल भी लाइट कट गई उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अबे तुम्हारा जनरेटर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए मोदी और अडानी कैसे जिम्मेदार है कि ये आपने बटन दबाया और अडानी ले गया। तो ये नहीं, उसने अपने उसमें डीजल नहीं डलवाया क्योंकि वो पैसा भी अडानी की जेब में चला जाता है। बिल्कुल उसी कंपनी से आती है या फिर अंबानी कंपनी से आएगा इस तरह से, या फिर मोदी की कंपनी नवरत्न है उनमें से आएगा। ये मेरे को समझ में नहीं आता भाई, ये सब इससे महिला सशक्त कैसे होती है? अरे भाई ठीक है, मतलब पढ़ाने लिखाने की कोई बात नहीं है। अगर एक दूसरा होता कि महिलाएं वाइब्रेटर के बिजनेस में हैं, ज्यादा बिकेगा, सशक्त होंगे आर्थिक रूप से, तो ये समझ में पर वो जो यूज करेंगे वो तो कमजोर हो जाएंगी ना। बिजनेस तो 10-5 करेंगी, यूज करोड़ों करेंगी, वे कमजोर हो जाएगी। अभी क्या हुआ है? कहां से सशक्तिकरण हुआ इसमें? महिला आप कह रहे हो ना ब्रह्मचर्य वाली बात, वो वीर्य जो होता है वो पचाना शरीर को सबके बस की नहीं है। ठीक है, तो निकाल ही लेने दो। हम तो बात यहाँ महिलाओं कर रहे थे, उनमें ये वीडियो कहाँ से आ गया उसमें भाई? नहीं मतलब यार महिलाओं का अलाउड रहने देखो दीजिए। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जैसा आपने बताया ना कि ये जो फिल्म हुई उसके बाद में मुझे लगता है कि जन सामान्य में, लड़कियों में, महिलाओं में इस प्रकार के जो क्या कहते हैं इनको, वैमनस्य? नहीं वो यंत्र, अच्छा कंपन औजार जो है, डिल्डो पागल है। अरे यार इनकी बिक्री बढ़ी, इनका एपिसोड तो सुपर हिट हो गया। मुड़िए देखिए, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह एक टॉप शेल्फ में है, 3 वहां रखा हुआ। ये आदमी जब आता है एक ले आता है क्योंकि अगला संस्करण आ चुका होता है। नहीं एक्चुअली ना मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा ना हो कहीं मेरे पास ना बचे तो आप लोगों के पास ना मैं हर संस्करण रख जाता हूँ। अच्छा तो आप तो पढ़ोगे नहीं तो कम से कम सुरक्षित मिल जाएगा, मुझे रखा हुआ है। तो आप हर संस्करण को अलग अलग से पढ़ते हो? नहीं, मैं दे जाता हूँ बस आपको। क्या मैं कभी ऐसा हो कि भाई कितने संस्करण थे, मेरे पास भी एक कॉपी भी नहीं है उसकी। तो अभी 299 की करी है कुछ समय के लिए ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, वहां से जाकर खरीद लो। QR कोड स्कैन करके भी आप खरीद सकते हैं। चारों टॉपिक पे इन्होंने वीडियो बना रखे हैं। नहीं वही समझे? ये इसीलिए मैंने आपसे अडानी का ही पूछना है। एक अडानी और ले लो। अडानी तो मैं लूंगा ही क्योंकि उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं है यार। इन्होंने तो फुल डिटेल निकाली, स्वरा ये, मैं स्वरा तो वो, मुझे फलानी एक टॉपिक ये, दे दो ढिमकानी और वो। 5 मिनट दो, मैं तो 1 घंटे बोल दूंगा, मुझे 5 मिनट खाली चाहिए। तो टॉपिक तो मैं सारा पढ़ता हूँ, बीवी से गाली इसलिए सुनता हूँ भाई, दिन भर मोबाइल में क्या करते रहते हो। बोले जो 1.5 किलो झुमके आप पहनती हैं उसके लिए भाई पढ़ना पड़ता है, ट्विटर से आता है वो। ऐसा नहीं है कि वो 1.5 किलो के सोने के हैं, वो आर्टिफिशियल। अच्छा पहले ही बता दूं मैं, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि इनका महल सब लोगों ने देख लिया। अभी किसी ने डाला उनके स्विमिंग पूल वाला, वो किसी ने ट्वीट कर दिया, आपका कोई मित्र था आपके घर आया होगा अभी, अच्छा हाँ, उन्हें स्विमिंग पूल वाला डाल दिया कि बोला हम है फौजी लोग वगैरह सब मस्ती कर रहे हैं। सब लोगों ने इनका महल देख लिया, स्विमिंग पूल देख लिया। अब 1.5 किलो के झुमके, कान फट के नीचे गिर जाएंगे। 1.5 किलो बालक में वजन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने बता दिया, बस फेंक नहीं। तो इन पर तो पैसा आ रहा है समाजवादी पार्टी का, जब से 37 सांसद बने हैं। राज्यसभा का टिकट इनका पक्का हो चुका है। अभी हमने वो वीडियो क्लिप डिलीट कर दी है, लेकिन ये तो डिलीट नहीं कर पाएंगे ये। तो मैं बोल रहा हूँ, तो अब होता है ऐसा ना, आदमी पे जब खुमार चढ़ता है तो ऐसा ही होता है। और अभी एक ट्रक और पहुंचने वाला, अभी अमेरिका से इनको फ़ोन आ रहा था कि भाई टिकट करवा दो मेरी, मैं आऊँगा वहाँ। तो पहला हमारा सवाल यही है कि अडानी जी जो इस टाइम पे फंस रखे हैं, और रवीश जी तो बिल्कुल मतलब उनके हाथ में लेके बैठे हुए हैं पूरी तरीके से, आपने लिखा पूरा किताब तो कलम। यस, तो ये क्या सीन चल रहा है? मतलब कि रवीश कुमार को एक बार फिर से ऑक्सीजन देने का काम, या अडानी से वो चिढ़ के भाई हिंदुस्तानी कोई किस तरीके से तीसरे पायदान पर पहुंच सकता है, वो चीज़, हिंडनबर्ग, और अब ये कोर्ट का मामला।
नहीं, अडानी का तो रवीश कई बार मुझे लगता है थोड़ा सा कि 60-70 वीडियो बना चुका है अडानी के ऊपर। 60-70 वीडियो केवल मोटिवेशन से नहीं बनता है, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन से नहीं बनता है, उसके और मोटिवेशंस होने चाहिए, मतलब लॉजिकली कि कुछ ले रहे होंगे। वैसलीन लगा के वो क्या ले रहे, हाँ वैसलीन लगा के, कड़वा तेल लगा के, डोरी चाट के, जैसे भी ले रहे हैं, लेकिन ले तो रहे, बिना लिए इतना डेडिकेशन बिना लिए नहीं होता, नहीं हो सकता। कहीं से भी आप ले रहे और कुछ भी ले रहे, उसका आकार आकृति जो है वो अलग अलग हो सकता है। भारत ऐसा विचित्र राष्ट्र है कि देखिए, एक कल समाचार आया कि केनिया के राष्ट्रपति ने बोला कि तुम हमारे यहाँ का एयरपोर्ट मॉडर्नाइज नहीं करोगे, और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अडानी के हाथ में था डेवलप करने का। अब लोग तो नाच रहे हैं, रवीश भी नाच रहा है, राहुल गांधी भी नाच रहा है, उसने भी अपना LED लगा के पीछे में ये सारी बातें बोली। उसका सत्य यह है कि 1 महीना पहले यही केनिया का राष्ट्रपति चीन गया था। शी जिनपिंग ने गोदी में बिठा के थोड़ा प्राइवेट डांस उसको दिया, मजा आ गया, और उसके बाद वो आता है वहाँ और वेट कर रहा था। या हो सकता है कि 24 अक्टूबर को, जो ये अभियोग पत्र 24 अक्टूबर को दाखिल हुआ है कोर्ट में, आया है 20 नवंबर को, तो हो सकता है उसके पास ये हो कि भाई हम लोग ये करने वाले। चाइनीज कंपनी को वो सारे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए जो अडानी को जाने वाले थे, जिसको बोला कि निरस्त करो, वो इवेंचुअली चाइनीज कंपनी को, और इंडियन खुश हो रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्य की लोग बात, खुश हो रहे हैं। देखो अब जुबैर देखिए कि वो बेचारा, वो मतलब नवंबर के महीने में रोजा मना रहा है, 4:30 बजे उठ करके, आज भी उठ गया, आज भी उठा ये बताने के लिए कि हाँ भाई 4:30 बज गए, टूल किट कहाँ है। तो टूल किट कहाँ है, तो वो तो तुम भी जानते हो, अच्छे से जानते हो कि किस जगह पे डाला हुआ है टूल किट और कैसे एक्टिवेट होता है। तो ये सब मॉक करने का जो भी कर ले, बट अंततः इसका जो सोल एम है वो यह है कि अडानी अभी के समय में यदि देखा जाए तो अकेला बिजनेसमैन है भारत का जो विस्तारवादी प्रवृत्ति का है, जो फॉरेन में जाकर के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले रहा है। अंबानी भी कर रहा है, लेकिन अंबानी क्या कर रहा है, कोई होटल खरीद लिया, कोई दूसरे तरह की चीज जो है एक्वायर की। अंबानी का नेचर ऑफ बिजनेस अलग है। अडानी का नेचर ऑफ बिजनेस वही है जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें होती है, पोर्ट्स, पावर प्लांट, मतलब जिन चीजों का कंट्रोल आपके पास है तो आप क्रिपल कर सकते हो दूसरे देशों की इकोनॉमी, मतलब एक हद तक, कंप्लीटली नहीं। बांग्लादेश का देख लो भी, यहाँ अगर हो एयरपोर्ट आपके यहाँ हो, पावर स्टेशन आप कर रहे हो, तो भाई विथ फ्लिक ऑफ ए फिंगर यू कैन शट इट डाउन, इस टाइप से। उसमें क्या है कि यदि अडानी की छवि को नुकसान होगा, अडानी की छवि के नुकसान से अडानी क्या घाटा होगा, मार्केट वैल्यूएशन का। कुछ $1 मिलियन नीचे गए थे, कुछ $1 बिलियन उसने रिकवर कर लिए पिछले 20 महीने में, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हुआ। वो तो यार सब जानते हैं कि 100 रुपया यदि एप्पल का प्राइस है, वैल्यूएशन 1000 रुपया है, तो 1000 एक्चुअल वैल्यूएशन होता नहीं है। वो 500 भी हो सकता है, एक टाइम 800 भी हो जाएगा, 1000 भी हो जाएगा फिर बाद में जाकर के। तो वो वैल्यूएशन एक तरह से वो आप डिजिटल वैल्यूएशन कह सकते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि जिन भारत के लोगों ने पैसा लगाया उसके पैसे का लॉस होगा। खरीद कौन रहा है, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके, बिल्कुल उस टाइप की चीज होती है। तो यहाँ पे बेसिक एम इसका है मार्केट वैल्यू ने, पब्लिक ट्रस्ट जो अडानी में है और उसका इंटरनेशनल एक्सपेंशन का जो पूरा प्लान है, उस पे अटैक करो तो कोई भी दूसरी भारतीय कंपनी जो आपके विकसित भारत 2047 के राह में, एक अडानी से तो नहीं होगा ना, वी नीड 100 अडानी, बिल्कुल। तो वो अब 100 में से 99 बैठ जाएंगे कि यार उसका तो यार एक दिन में 50 बिलियन जो है वाइप आउट कर दिया उसके पोर्टफोलियो से। अब जो है हमें उधर नहीं जाना यार, भारत में इतना कम है, यहीं कर लो, हम क्यों जाएं उस जगह पे। तो मुझे लगता है कि उद्देश्य यह है और दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो डीप स्टेट के एसेट बन करके यहाँ से काम कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखी थी कि लक्ष्मी मित्तल भारतीय है लेकिन वो केवल बाहर काम करता है। अंबानी है वो भारतीय है, वो केवल हिंदुस्तान में ज़्यादा काम करता है। मतलब यहीं के ही बिजनेस, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, एंटरटेनमेंट हो, चाहे मॉल्स हो, सबको अपने आप में मिला रहा है, लेकिन भारत में ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है बाहर की अपेक्षा। लेकिन अडानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हिंदुस्तान में बिजनेस है, जिसका विदेशों में भी है और हर जगह फैलता जा रहा है।
तो जैसा हम अमेरिका जैसे देशों के बिजनेसमैन को देखते हैं, और जैसा हमने भी इलोन मस्क को देखा था कि वो इंडिया में आना चाहता है और कई बार उसने कोशिश भी कर ली है, तो उस लेवल का, उस टक्कर का एक ही बंदा था। और हमने ये भी देखा है कि राहुल गांधी के अब बयानों से अंबानी हट चुका है, केवल अडानी ही बचा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली उस तरीके के जो टाइकून्स हैं उनको खत्म करने या उनको हतोत्साहित करके पीछे खड़े हुए जो 99 लोग उसको आशा की नजर से देख रहे थे, आदर्श मान के चल रहे थे, उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने की कोशिश है कि भाई वो $50 मिलियन का नुकसान झेल सकता है क्योंकि वो अडानी है, हमारी तो सारी टोटल असेट ही इतनी है, तो हम पीछे हट जाते हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य फिलहाल चल रहा है, जैसे कि राहुल जी ने भी नाम हटा दिया अंबानी का, क्योंकि अभी शादी के इनविटेशंस भी आए थे उनके पास में, घर भी गए थे उनके देने के लिए इनविटेशन। अडानी वैसा काम अभी नहीं कर रहा है। कि नाम किसका हटा दिया? अंबानी का हटा दिया है। अच्छा, अडानी वो का बोलने से हटा दिया। हाँ, जू का क्यों चल रहा है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी राजनीति तो पूरी खेल रहे हैं, परंतु जो कोर्ट की तरफ से जो बात आई है कि भाई 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला है, ये जो मामले हैं वो 4 स्टेट की गवर्नमेंट का था, और वो चारों स्टेट नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है और इंडी अलायंस में है, यानी कि राहुल जी की छत्र छाया के नीचे। तो फिर उसके बावजूद भी राहुल जी इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहे हैं? यार देखो, ये पूरा मामला बेसिकली ये हो जाता है कि यूएस जैसे देशों, जैसे अडानी के बारे में अब ये अजीत भाई बोल रहे थे कि अंबानी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है, जो जिस प्रकार के वो बिजनेस कर रहे हैं वो डिफरेंट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो कि 5G 6G और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अडानी का क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अब आप किसी भी देश की जब आप ग्रोथ देखोगे ना, किसी भी देश की ग्रोथ, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। बिल्कुल। कोई भी बिजनेस आपके देश में तब आता है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। अब अडानी किस प्रकार के बिजनेस में है? कोयला से लेकर, पेट्रोल से लेकर, आपका मेट्रो बनाने से लेकर, आपका एयरपोर्ट बनाने से लेकर, पोर्ट बनाने से लेकर, और ये केवल भारत में नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड हो रहा है। चाबार का सुना तो मैंने तो यार, मैंने कहा अडानी पा रहा है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि वो पोर्ट की बात कर रहे हैं ना, पोर्ट ऐसे ऐसे स्थानों पर अडानी खरीद रहा है या बना रहा है जो कि चीन को काउंटर कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जगह डायमंड, वो पिछली बार हमने पहले डिस्कस किया था, नेकलेस ऑफ डायमंड्स जो स्ट्रैटेजी, उसमें अडानी के भी पोर्ट आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अडानी के जो बिजनेस के वो है नेचर है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ज़्यादा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, आपने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, वो हवा में ही है ना सब कुछ, है ना। ये यहाँ पर जमीन है, समझ रहे हैं? तो कोयले की खदानें हैं, ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना संपत्ति है, ये बहुत बड़ी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अडानी का ये पॉइंट आ जाता है। अब राहुल जी वाली आपने बात कही, क्या है कि अडानी जैसे बिजनेसमैन जो होते हैं उनको पूरी दुनिया काउंटर करती है। यूएस का जैसे अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो डीप स्टेट जैसे, तो यूएस का एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, तो यूएस में भी क्या हुआ है कि यूएस में एक लॉ चलता है जिसके अनुसार यदि आप उनके देश में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आपने किसी विदेशी धरती पर कुछ ब्राइब दी है या आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, तो आपको वहां पर आपके ऊपर केस चलाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज है कि भाई आपने अडानी के ऊपर आरोप है कि भारत में आपने राज्य सरकारों को या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्राइब दी है, ये $20 मिलियन की, और उसके चक्कर में आपने कुछ ठेके लिए हैं। ठीक है, वो सोलर पैनल्स के। तो ये आरोप है, और इसका जवाब क्या है कि भाई इतने समय से, पिछले 1.5 साल हो गया होगा, करीब 1.5 से 2 साल हो गए, बल्कि 2 साल से अडानी के पीछे पड़े हुए हैं कि भारत में कुछ हो, भारत में कुछ हो। भारत में जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से ऑलमोस्ट एक क्लीन चिट है। आई थिंक 26 चीज़ों पर जांच, 26 रिपोर्ट बनी थी अडानी पर, 26 में से 25 में वो क्लीन निकल चुका है, एक पे अभी जांच चल रही है। ये सेबी की रिपोर्ट है, और सेबी की रिपोर्ट के आधार पर आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। ठीक है, भारत में घंटा कुछ नहीं हो पाया। पर ये मामला तो मोदी को उठाना चाहिए था कि यार ये तो नॉन बीजेपी में रिश्वत दी है,
ये मामला राहुल गांधी उठा रहे हैं फालतू में। अब मतलब ये तो हुआ ना कि पड़ी डंडी लेना। और अब देखिए वो उठाएंगे नहीं उठाएंगे वो उनका मामला है। अगर उन्हें लगेगा कि ये मेरे लिए पॉलिटिकली रेलेवेंट चीज़ है उठा लेंगे, नहीं लगेगा नहीं उठाएंगे, उनका अपना मामला है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये भारत में कुछ हो नहीं पाया इसलिए अब यूएस चले गए हैं। और उससे भी क्या होगा, जैसे ये बता रहे थे कि वो टूल किट एक्टिवेट हुई 4:30 बजे रोज़ा खोलने के लिए, है ना। आदमी हगने के लिए नहीं उठ रहा होगा, वो साला हगेगा 11 बजे ही, पर ये ट्वीट करने के लिए वो 4 बजे उठा है। उसका रीज़न क्या होता है कि 9 बजे मार्केट खुल जाती है। 4 बजे से आप थोड़ा सा माहौल बनाना शुरू करो, वो 7 बजे तक वायरल होनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और 8-9 बजे तक फिर मार्केट में होता है कि निकाल लो पैसा। 7 बजे वायरल इसलिए होती है, लोग उठते हैं तभी। नहीं उठते नहीं, मैं बताता हूँ ना। पोर्टल जितने भी चलते हैं, जो 3 शिफ्ट जिसमें चलता है, तो 7 और 8 बजे ही मॉर्निंग शिफ्ट आरंभ होती है, मॉर्निंग शिफ्ट। तो उसमें सबसे पहले आकर आदमी खोजे क्या चल रहा है यार। ट्विटर पे तब तक कुछ प्रोमिनेंट हैंडल्स ने ये सब लिख दिया है, माहौल बनने लगता है, उसके बाद फिर उसको पोर्टल पिक करेगा। और मॉर्निंग में ये भी होता है कि आपका चीफ एडिटर जो है वो ऑफिस में नहीं होता, वो 11-12 बजे आता है। तो शिफ्ट इंचार्ज जो होता है उसके हाथ में ये रहता है कि उसको करना क्या है, इस न्यूज को छापें नहीं छापें, क्योंकि एडिटर आएगा वो डिसाइड करेगा टोन क्या देना है, हेडलाइन क्या होनी है, ये सारी चीजें करनी होती है। तो ये सबसे, और इसमें एक और चीज भी है। एक सेकंड में दर्शकों को बता दूं, अभी हम फ्राइडे में हैं और जब हम इसको पोस्ट कर रहे होंगे तब मार्केट नहीं खुल रहा होगा, लेकिन अभी जब हम बैठे हुए हैं, मैं अडानी पावर का सिर्फ देखा था, तो आज का जो मतलब उसका जो शेयर बढ़ा है वो 2% ऊपर जा चुका है। आज तो बढ़ा है ना। हाँ, तो वो डाउन हुआ था, लेकिन इनका वो प्रभाव जो था सप्ताह भर में धीरे धीरे फिर से रिकवर होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना भाई, आप जो बोल रहे हो उसमें एक बात रह गई। सारा आपने ठीक बोला, एक चीज रह गई। उसमें क्या था ना, जितने भी ये जो कंपनीज होती हैं जो आपको बताती हैं आज कौन सा स्टॉक लो, आज ये तो वो 7 बजे से काम करना शुरू कर देते कि न्यूज क्या है, आज की न्यूज क्या है, तो वो 7 बजे से काम करना शुरू करते हैं, बिजनेस टाइप वगैरह। हाँ, ताकि 9 बजे तक आपको पता चल जाए, हाँ, आज का पता चल जाए कि 9 बजे तक क्या है और 9:15 तक आप इन्वेस्ट कर सको, आज इसमें डालना है या इससे निकालना है। जैसे ही देखा कि 7 बजे अडानी की न्यूज है और ऐसा कुछ हो गया है, तो सब अपने अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हाँ, उनको रेकमेंडेशन में कह देते हैं कि नहीं भाई, इसको बेच दो। तो जिसको भी आप, जैसे सपोज करो मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, तो मैं जो भी मेरे से कंसल्टेंसी ले रहे हैं सबको बोल दूं नहीं भाई अडानी बेच दे। तो वो आपका इस तरीके से शुरू होता है और वही मार्केट को रिपल इफेक्ट यही है। अब बेसिकली ना सारा मतलब दिक्कत ही है। देखिए अगर आप मार्केट को देखेंगे, कोविड के समय से 28,000-29,000 पर मार्केट पहुंच गई थी, आज की डेट में वो 85,000 पे पहुंची है और अब थोड़ा सा अप डाउन हो रही है, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इसको पूरा देखोगे ना, तो ये बेसिकली पैसा आ रहा है भारत में और पसंद नहीं आएगा लोगों को। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई और रविश कुमार ने उस पर खूब शो किए, तो मैं समझ गया कि अब अडानी को खरीदने का टाइम है। और मैंने उसी टाइम शेयर की शुरुआत की थी, और मैंने जब वो फरवरी में बिल्कुल डाउन आ गया था तब लिए थे, और उससे अब देखोगे तो काफी उछाल है उस चीज में भाई। तो हमें तो बल्कि इन सब चीजों का फायदा लेना चाहिए। अडानी से तो मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत सोने का माइक बनवाया ना मैं भी अपने घर में। अडानी से तो मैंने अच्छा खासा कमाया। मतलब वो तो ऐसा था कि आज क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा थी, आज 20% गिर गया, आज 20% उठ गया, ऐसा था। आज 20% गिरे पे खरीद लिया, अगले दिन 20% उठ गया बेच दिया। ये चला, मैं तो हर 2-4 दिन में बेच रहा होता हूँ, खरीद रहा होता। अडानी टारगेट इसीलिए है क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है जो साला पोर्ट बनाना, मेट्रो। वही सवाल मेरा गर्वित भाई आपसे है। इसमें एक बहुत, चलो आप पहले क्वेश्चन कर लो, आंसर तो मैंने यही देना है। गर्वित भाई, जैसा कि अभी इन्होंने दोनों ने बताया कि अडानी का काम है दूसरे देशों में जाकर के पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला, बिजली, इन सब को देना। और ये सच्ची बात है कि अगर वो एक बार चीजों को शट डाउन करता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। उस लेवल पर जाकर के मतलब वो काम करना किसी इंडियन के जरिए, आपको क्या लगता है कि ये चीजें किसी देश के ऊपर अपनी आगामी भविष्य में जो डिमांड होती है बहुत सारी हो जाती है, कई बार वॉर में अपने लोग फंस जाते हैं, कई बार अपनी आर्थिक जो मांगे होती हैं वो मनमानी होती हैं, और नागरिकों के फेवर में कुछ काम करवाने हो जाते हैं, उनके लिए क्या इस इंडियन के द्वारा ये काम किया जाना उचित है अथवा अनुचित है? इसमें ना मैं भाई आपको 2 चीज़ें बताता हूँ।
दो स्तर पे इसका उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया में ना कोल माइंस वगैरह जो हैं उसका बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को मिल रहा है, ठीक है। एक वेबसाइट बनाई जाती है अडानी वॉच करके, अडानी वॉच .org, अडानी वॉच .in, अडानी वॉच, इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और इसी नाम से अडानी वॉच, मेन यही है। उस पर आप देखोगे अडानी जो कुछ भी करता है, कुछ भी कर ले अडानी आज सो के उठे, अडानी जी गलत सो के उठ गए जी, उस पर ये इसी तरीके से होता है। राइट से जगह मतलब राइटिस्ट है, और मोदी जी जो है वो हाँ, तो मतलब वो इस तरीके से अडानी वॉच जो वेबसाइट बनी है उस पे केवल काम यही हो रहा है कि अडानी जी ने जो कर दिया वो सब गलत है। और वहां पे एक है अडानी वॉच .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब वो वेबसाइट क्या कर रही है, वो अडानी के लिए विरोध प्रदर्शन करती है और ऑर्गेनाइज कराती है लोगों को कि ऐसा कुछ किया जाए कि हर जगह अडानी अडानी हो रहा हो। अडानी को कोल माइंस का काम मिला वहाँ पे, और कोल का काम आपको पता ही है पावर के लिए यूज आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर इन्होंने शुरू किया कि अडानी को हटा दो यहाँ से, कोल माइनिंग का काम तो होना ही है, इन एनी विच वेज होगा ही, या तो अडानी करेगा या कोई और करेगा। तो कोल माइनिंग क्यों हो रही है बोल के अडानी को हटा दो, कोई और आके करेगा, अडानी नहीं करेगा तो कोई और करेगा, कोई और करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अडानी कर रहा है तो दिक्कत है। इससे क्या पता चल रहा है, कोल माइनिंग तो हो ही रही है ना। अब इसमें आप देखना 2018, आई थिंक 2018 एससीजी की बात है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की बात है। 2018 में भारत वहां पे खेलने गई थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी, आज से 4 साल पहले की बात है, ठीक है। तो नहीं 6 साल पहले की बात है, 2018 की बात है, हाँ। तो 2018 में इन्होंने एससीजी की बात है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की, एक कोई दर्शक था वो ग्राउंड में घुस जाता है और अडानी के पोस्टर लेके कि अडानी को भगाओ यहाँ से, इस तरीके के पोस्टर से। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी बहुत सारे लोग थे ऐसे जो इस तरीके की बैनर्स लेके खड़े हुए थे कि अडानी को यहाँ से हटाओ, अडानी वॉच और इस तरीके की चीज़ें। अपने आप से तो नहीं हो रहा होगा, लोगों को इतनी क्या पड़ी हुई है कि एससीजी के अंदर वो घुस जाएंगे और अडानी अडानी करने लगेंगे। उनको पैसा दिया गया होगा, उनको पता है कि यार इंडिया में लोग देख रहे होंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, इंडिया में भी लोग देखेंगे, अडानी के ऊपर चीज करनी है तो इसका शोर यहाँ पे मचाया जाए। तो वो बनाया जाता, सारी चीजें फैब्रिकेटेड होती हैं। बस ये है कि हम लोग समझ नहीं पाते उन सब चीजों को। प्लान्ड होता है एक एक चीज को। हाँ यार, इस एससीजी सबसे ज्यादा देखा जाता है। एससीजी मेरे ख्याल वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, सबसे ज्यादा देखते हैं उसको। बॉक्सिंग डे तो मेलबर्न में होता है। हाँ अच्छा, हाँ बॉक्सिंग डे मेलबर्न में होता है, एससीजी में था वो। तो और एससीजी में जनरली क्या करता है कि इंडिया अच्छा खेलती है, तो वो एससीजी में ही किया गया उस तरीके से। तो ये बहुत प्लान्ड चीजें होती हैं। अब दूसरी चीज आपने जो बोली थी वो ये थी कि अडानी जो है वो किस तरीके से इंडिया को सपोर्ट कर सकता है इन फ्यूचर। तो यार आप ये देखो, ये श्रीलंका की आप बात करोगे तो श्रीलंका में चाइना का एक पोर्ट है हम्बनतोता। कोलंबो में अडानी अपना पोर्ट बना लेता है। हम्बनतोता जब तक था चाइना के पास तो इंडिया वरिड था, मतलब उस तरीके के आर्टिकल्स आप ढूंढोगे ना मिल जाएंगे कि यार इन्होंने हम्बनतोता में अपना पोर्ट बना लिया है, अब ये हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से को कभी भी वहां से टारगेट कर सकते हैं। तो अब अडानी कोलंबो में पोर्ट बनाता है, तो ये आर्टिकल्स भी आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे कि कोलंबो में अडानी ने पोर्ट बनाया है, तो इससे आप चाइना के हम्बनतोता को काउंटर कर सकते हो। और इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। और ये जिबूती एक जगह है, जिबूती अफ्रीका में, वहां पे वो चाइना ने ऑलमोस्ट खरीद ही लिया है। मतलब इतना लोन है जिबूती के पास कि उस जिबूती को के ऊपर टेक ओवर चाइना का हो ही गया एक तरीके से। मतलब चौक पॉइंट, बिल्कुल, और व्यापार के उससे चौक पॉइंट है। अब जिबूती को आप अफ्रीकन मैप में देखोगे तो अफ्रीका के मैप में बिल्कुल ऐसे कोने पे है, और यहाँ पे जिबूती है, यहाँ पे भारत है। यहाँ से सीधा आप अटैक कर सकते हो भारत के ऊपर, उस तरीके से है, मतलब आप करना चाहो तो उसके बीच में क्या किया जाए। तो अडानी ने
एक मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वहां पे एक और पोर्ट खुला कि अगर ये जिबूती से कुछ करते हैं चाइना वाले, तो इस पोर्ट से हम लोग काउंटर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यार लोगों देखो, को सिर्फ पता भी बिजनेस नहीं के है। पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने भारत के भविष्य के नहीं, वो विषय से बिजनेस भी का सोच रहे हैं। पर्सपेक्टिव तो देखो है ही। क्या है ना कि अडानी का अपना बिजनेस का पर्सपेक्टिव होता तो होगा, होगा ही होगा। पर वो भारत के लिए ठीक है। पॉइंट ये है। वही कह रहा हूँ। और इसी कारण से क्या कि राहुल गांधी परेशान हो रहे हैं कि भैया हमें तो किसी का काउंटर नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग हमें घेर रहे हैं, यार चाइना ने इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई कि वो इधर तो आपका सिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं उसे, बना लिया पूरा, और यहाँ पे हम नेकलेस, डायमंड ऑफ नेकलेस बना रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। नेकलेस ऑफ डायमंड। नेकलेस ऑफ डायमंड। अजीत भाई, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आम जनता के बीच में खड़े होकर बार बार अडानी अडानी कहा जाता है, 5 साल पहले हम अडानी का नाम नहीं जानते थे, हम अंबानी को सुनते थे, हम टाटा का नाम जानते थे, टाटा, बिरला और अंबानी की कहानियां चलती थी। अडानी का उस टाइम उतना वैल्यूएशन भी नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि इतना ये जो नेगेटिव प्रचार हुआ है उससे इतना ज्यादा उसका बिजनेस ग्रो कर गया है कि आज हर बंदा जानता है कि यार उसका शेयर खरीदना है। अब जैसे कि साबरमती रिपोर्ट है फिल्म, तो मुझे उस पर करना था रिव्यू। तो पहले तो ये मैंने तय किया कि देखूं कि ना देखूं। तो देखने का मेरा मोटिवेशन क्या था पता है? द हिंदू वालों ने इसको गाली दी, तो मुझे लगा फिल्म ठीक होगी। फिर मैंने और देखा इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है, उसमें भी वही टोन था। तो अभी के समय में भारत के अधिकांश लोग इस लाइन पे सोचते हैं कि राहुल गांधी कुछ बोल रहा है गलत किसी के बारे में तो वो सही होगा, जुबैर बोल रहा है कुछ गलत तो वो सही होगा, रवीश कुछ गलत बोल रहा है तो वो सही होगा। उसी में क्या हुआ कि अडानी, अब देखिए ये बात भी है कि बिना गवर्नमेंट के बैकिंग के आप वैश्विक जगत में जाके इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। बिल्कुल कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल, ये खाली डिफेंस में नहीं होता है, सब में होता है। क्योंकि गवर्नमेंट का होना एक तरह से गारंटी प्रदान करता है कि ये अर्थव्यवस्था स्टेबल है। अभी जैसे भारत के सेंस में मोदी का होना ये बताता है कि भाई यहाँ पे आके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ का कोई जा रहा है तो उसके पास एसेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कल को उसको जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह का नहीं है। इस कारण उस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके या बिजनेसमैन को लेके एक पॉजिटिव इमेज भी डेवलप होता है कि भाई चलो इसकी सत्ता से करीबी है। और सत्ता से करीबी किस बिजनेसमैन की नहीं होती है? रॉबर्ट वाड्रा के साथ क्या अडानी डेक्ची बना रहा था? बिल्कुल है उसके साथ। क्या बना रहा था वहां? इलॉन मस्क क्या है भाई? मतलब ट्रंप के साथ वो घूम रहा है। किसको देखा आपने कि मतलब वहां की जनता जो अब तो वहां भी हो गया है, राहुल गांधी के पैरेलल्स वहां पे भी कमला हैरिस टाइप के हो गए जो सेम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड तो है ही, लेकिन जनरल मास जो अमेरिका की प्रगति चाहता है वो इलॉन मस्क के पीछे है। बिल्कुल। जितने लोग, डोनाल्ड ट्रंप एक डेमोक्रेट था, जो रोगन एक डेमोक्रेट था, इलॉन मस्क एक डेमोक्रेट था, तुलसी गबार्ड, मतलब जितने इनके टॉप लोग हैं सब पहले डेमोक्रेट थे। और इन्होंने देखा कि किस तरह से ये लोग देश को डुबा रहे हैं, तो ये रिपब्लिकन बन जाते हैं क्योंकि इनको देश की चिंता है। उसी तरह भारत में आपको ये बीजेपी का 2 वोट देने वाले लोग, 2 सीट देने वाले 303 सीट कैसे दे देते हैं? कन्वर्ट कौन हुआ है? कांग्रेसी कन्वर्ट हुआ ना एक तरह से, कांग्रेसी हो, वामपंथी हो, जो भी हो। तो ऐसे समय में जो बिजनेसेस जिसके इंटरेस्ट मतलब विदेशों में होते हैं, तो पोर्ट जब बनता है तो जो बनवा रही है उसको भी पता है कि भाई ये बिजनेस खाली नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है। और चूंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इस कारण हम दूसरी कंपनियों को देते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वहां के होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का कंट्रोल्ड पोर्ट होगा तो ऐसी स्थिति में, और ऐसा थोड़े है कि आप पाकिस्तान में पोर्ट बना रहे हो जाके, ईरान का बना रहे हो पोर्ट, चाबार पोर्ट जैसे है। ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका सैंक्शंस लगाता रहा, लेकिन ईरान से गैस लेता रहा, इधर से बासमती चावल भेजता रहा। उधर बाय द वे होता नहीं है, जो बिरयानी बोलते हैं ना वो लोग लेके आए, घंटा लेके आए थे। बात साला हमारे यहाँ होता है, स्पाइस हमारे यहाँ होता है, मुल्ले बिरयानी लेके आ गए। मतलब आधी बात हो गई। बालू बिरयानी, पेठा, जलेबी सब उन्होंने बनवाया, हलवा भी उन्होंने बनाया, जो भी है।
तो अभी कुल्फी की कहानी सुनाऊंगा इसमें। वो तो सुनी है। अकबर की कुल्फी की कहानी है बहुत जबरदस्त। बिल्कुल वो वायर वाले छापते हैं ना ये सब कि अकबर जो है कुल्फी कश्मीर की बर्फ जो है नहीं बड़े पे लदवा के लाता था। वो क्या था कि एक सेकंड बस उनका हाँ, वो complete खत्म करो फिर अकबर की कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार है। तो मैं वही अडानी को लेके यही बोल रहा था कि भाई अंततः जो ये भारत के जो कीड़े मकोड़े हैं ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे उसका। असल में ना कांग्रेस ने देश को एक आदत डाल दी है कि एफडीआई भारत से बाहर यहाँ आए, हमारे लोग बाहर जाकर कुछ ना बनाए। बिल्कुल वो हमारी आदत में शुमार है, तो साला तुम कैसे कर सकते हो ये चीज? उधर से अगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, उधर से जो है बोफोर्स का टैंक नहीं खरीदोगे, उधर से क्या कहते हैं जीप घोटाला जो किया वो नहीं करोगे। और नेहरू का लिखित में प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। ये एग्जैक्टली यही चीज जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। भारत में रिश्वत क्या है? रिश्वत तो अच्छी है। क्या नाम है अंकुर भाई, एक छोटी सी चीज मैं बोलूंगा यहाँ पर कि जब आपके देश में समाजवादी, अमेरिका में नहीं गूंजते ये सब नारे, वहां पर बिल गेट्स भी एक सेलिब्रेटेड है, वहां पर स्टीव जॉब्स भी सेलिब्रेटेड है, वहां पर इलोन मस्क भी सेलिब्रेटेड है। पॉइंट ये आ जाता है कि जब तक आप जो उद्यमी है उसको सेलिब्रेट नहीं करोगे, आप अमीर देश नहीं बन सकते। और इस देश में नारे चले हैं 1969 आई थिंक 1979-80 के दौरान नारा चला था, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को जिताएंगे। भाई तुम्हारी सोच आधी रोटी की रखी गई है। आधी रोटी की सोच वाले लोग जो है वो उस समय जीत ही नहीं सकते भाई। उस समय टाटा बिरला को गाली दी जाती थी, अब अडानी अंबानी को देने लगे, फिर अंबानी हट गया तो अब सिर्फ अडानी आ गया है। तो ये एक सोच होती है, जिस सोच से पार पाने के लिए आपको पहले मिडिल इनकम ग्रुप में आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से करीब 10 से 15 हजार डॉलर जब हम आ जाएंगे तब हम हंस रहे होंगे इन चीजों पर। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश मुझे लगता है कि जहां सब अमीर होना चाहते हैं लेकिन अमीरों से नफरत करते हैं। जी अमीरों से नफरत भी करते हैं। बिल्कुल। तो वो वामपंथी नैरेटिव कितना लंबा वो चला है कि उसका रेसिड्यू अभी भी है। लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग हम जो नैरेटिव दे रहे हैं कि भाई अडानी वेल्थ क्रिएटर है, और वेल्थ क्रिएटर नहीं होगा आपके देश में तो फिर जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, आपका घर नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये समझा दिया जाता है ना कि आपके घर का प्याज वो छीन लेगा, है ना, आपके घर का पानी छीन लेगा, आपका कुआं उखाड़ ले जाएगा। अब वही है कि राहुल गांधी यही बात तो बोल रहा है। कल भी लाइट कट गई उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अबे तुम्हारा जनरेटर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए मोदी और अडानी कैसे जिम्मेदार है कि ये आपने बटन दबाया और अडानी ले गया? तो ये नहीं, उसने अपने उसमें डीजल नहीं डलवाया क्योंकि वो पैसा भी अडानी की जेब में चला जाता है। बिल्कुल उसी कंपनी से आती है, या फिर अंबानी कंपनी से आएगा इस तरह से, या फिर मोदी की कंपनी नवरत्न है उनमें से आएगा। इनका क्या है कि लोगों को ये लंबे समय से विश्वास दिलाते रहे कि भाई तेरा तो 100 करोड़ निकाल लिया। आदमी ने कभी सोचा नहीं साला मेरे पास 100 करोड़ था, मैंने कमाई मेरे पास साला 1000 रुपया कांग्रेस वालों ने नहीं छोड़ा है, 100 करोड़ कैसे साला ये उठा के ले गया? मेरे पास जमीन थी ना, अडानी आपकी जमीन ले रहा है कैसे? वो ड्रोन से उठा के ले जाएगा। उठा के ले जाएगा। कृष्णा ने बनाया था एक वीडियो। तो अब क्या है ना कि लोग जब उन्हें राहुल गांधी कहता है कि कौवा कान ले गया तो लोग कहते हैं नहीं भूल हमारा कान यही है, यहीं पे हमारा चूतिया मत बनाओ हमारा। तो राहुल गांधी अगर इस बात में विश्वास दिला पाता ना कि कान लेके भाग गया आदमी, कान के पीछे कौवा को रगेद रहा है, दबा रहा है, तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते, यूके यूएसए इंडिया कंबाइंड का। समझे? लेकिन ऐसा लोग जो है विश्वास कर नहीं पा रहे। एक ना मेरे को एक मैं देख रहा था, जेआरडी टाटा की क्लिप थी और उसमें जेआरडी टाटा से पूछा गया, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया कि नेहरू आपके मित्र हैं और एज एन इकोनॉमिस्ट, मतलब नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर बैक देन, ठीक है, तो उनसे पूछा गया एज एन इकोनॉमिस्ट हाउ डू यू रेट नेहरू? कहता आई वुड गिव 0। कहते ही इज अ वेरी बैड इकोनॉमिस्ट। मेरी उनसे इकोनॉमिक्स के ऊपर बात होती है पर फिर वो बात बहस में बदल जाती है क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिक्स के नाम पे उनको कुछ नहीं पता। उनकी सोशलिज्म की जो बातें होती हैं वो पता नहीं लोगों को कैसे समझ में आ रही हैं, पर
एक यार- एक रद्दी की भी बातें यार नहीं होती। वो सही है, क्या है ना, ये जो सोशलिज्म की बात कैसे समझ आ रही है, क्योंकि भाई आपके देश में 80% तो गरीब हैं, जिसमें से 60-65% अति दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो उनको कैसे समझ नहीं हाँ, आएगी? तो वो जेआरडी टाटा की ये क्लिप है, अगर मेरे को मिलती होगी तो मैं आपको भेज दूंगा, यहाँ पे लगवा देना उसे, बहुत मजेदार क्लिप है वो। और इसके बाद क्या? अगला सवाल, हाँ, पूछो। अगला सवाल आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि आप दोनों भाइयों ने उस पर अच्छा खासा काम किया हुआ है। अगला सवाल है कि नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, ज्यादा प्याज खाता है। प्याज खाने वाली बात। अच्छा, हमने तो ज्यादा अल्लाह अल्लाह भी सुना है। अच्छा। क्योंकि हम उस फील्ड उसी क्षेत्र से आते हैं, आप सिर्फ प्याज ही जानते हो। तो जैसा हम देख रहे हैं अभी, स्वरा भास्कर जो अपने पति के लिए ना केवल उसने बदजुबानी करी है बल्कि उसने ठुमके भी लगाए हैं भारी भरकम शरीर के साथ में। ये जो कन्वर्टेड, दिस इज बॉर्डर लाइन मिसोजिनी, ये सब मत कीजिए। सीधा प्रश्न पूछे स्पष्ट रूप से। तो जो ये जो हम देखते हैं कि जो कन्वर्टेड मुसलमान बनते हैं, ये क्या हिंदुओं के लिए ज़्यादा खतरनाक है? खास तौर पर हर फील्ड में देख लीजिए, जैसे यार देखो, अभी स्वरा भास्कर की आपने बात की ना, तो स्वरा के केस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जो लड़की फेमिनिज्म की, अगर ब्रांड एम्बेसडर, अगर बॉलीवुड में कहा जाए सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन है जो फेमिनिज्म की बात करता है, तो स्वरा का नाम उसमें है, क्योंकि उसने उस तरीके की बात की है। जब उसने वीरे दी वेडिंग की थी और उसका वो वाइब्रेटर वाला सीन था, उसके बाद इतने आर्टिकल्स थे जिसमें ये लिखा गया था, ये जो है ये कमिंग ऑफ एज है, मतलब वो राहुल गांधी वाली लाइन यहाँ पे कमिंग ऑफ एज, कमिंग लगा था उसमें, ऑफ एज भी लगा दिया। चलिए, हाँ, केवल कमिंग नहीं है, कमिंग ऑफ एज है। तो कमिंग ऑफ एज है इंडियन सिनेमा के लिए। आचार्य जी को कमिंग का अर्थ समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है, इसलिए वो हंसे नहीं। चलिए, ये COM वाला कम नहीं है, ये हो गया, CU। हो गया। ठीक, लोग समझ जाएंगे, समझना मुमकिन को। तो ये कमिंग ऑफ एज हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे, और जो विमेन राइट की बात करने वाली वेबसाइट्स हैं, उन पे आप देखना, इस फिल्म के बाद ये बताया गया स्वरा भास्कर के लिए कि लोग ट्रोल कर रहे होंगे, बट विमेन एम्पावरमेंट के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्वरा भास्कर हैज डन। ये आर्टिकल्स हैं बहुत सारे इस तरीके के, ठीक है। तो साला ये मेरे को समझ में नहीं आता भाई, ये सब इससे महिला सशक्त कैसे होती है? अरे भाई, ठीक है, मतलब पढ़ाने लिखाने की कोई बात नहीं है। अगर एक दूसरा होता कि महिलाएं वाइब्रेटर के बिजनेस में हैं, ज्यादा बिकेगा, सशक्त होंगे आर्थिक रूप से, तो ये समझ में भी पर आता वो है। जो यूज करेंगे वो तो कमजोर हो जाएगी ना। बिजनेस तो 10-5 करेंगी, यूज करोड़ों करेंगी, वे कमजोर हो जाएगी। अभी क्या हुआ है, कहाँ से सशक्तिकरण हुआ इसमें? महिला, इसके बाद क्या हुआ? महिलाओं से आप वो अधिकार भी छीन रहे सेल्फ प्लेजरिंग का। नहीं, सेल्फ प्लेजर कुछ नहीं होता। अब्रह्मचर्य जो होता है वो कमजोरी लाता है शरीर के अंदर, ये कौन सी बात और वो भी हुई? अप्राकृतिक ब्रह्मचर्य तो पूरी तरीके से लाता है। इस पर वैज्ञानिक एग्री नहीं करेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं सेक्स ही। नहीं, वैज्ञानिक मानते हैं इस बात को। अप्राकृतिक यार, तो गलती है। भाई हम लोगों ने जो सरस सलील में पढ़ा था, ये तो मनोहर कहानियां पढ़ के बैठे हुए यार, उसमें जो महानगर कहानियां पढ़ते हैं। सलाह का आता था ना, अच्छा, उसमें बेसिकली क्या है, वैज्ञानिक सुनो, बेसिकली क्या कहते हैं सलाह में क्या होता था, अजीत भाई बताएंगे। वो रहता था, उसमें रहता था ना कि मैं एक 20 वर्षीय नवयुवक हूँ, मैं जो है एक कार्य करता हूँ, जो भी है, उसमें उत्तर आता था कि देखिए, जैसे पानी का ग्लास जब भर जाता है, अच्छा, उसके बाद उसमें अगर पानी डालोगे तो वो गिरने लगेगा, तो ये एक प्राकृतिक चीज है। आप ग्लास को गिरा करके जो है वो खाली कर सकते हो, और उससे ग्लास कमजोर नहीं होता है। यार तो आप 30 किलो वजन का आदमी, 30 किलो वजन का आदमी अगर ये कहने लग जाए कि मेरा ग्लास भर गया और वो छलक गया, तो कौन विश्वास करेगा? भाई साहब एक सेकंड, मैं इस पे हल्का सा मैं बोलना चाहूंगा। कहाँ जा रहा है? क्या होता है, बुजुर्ग व्यक्ति बोलेंगे वहाँ। क्या होता है, ये सब बात ठीक है, पर जो आप कह रहे हो ना ब्रह्मचर्य वाली बात, वो वीर्य जो होता है वो पचाना शरीर को सबके बस की नहीं है। ठीक है, तो निकाल ही लेने दो।
हम तो बात यहाँ महिलाओं कर रहे थे, उसमें ये वीडियो कहाँ से आ गया उसमें भाई? नहीं मतलब यार महिलाओं का अलाउड रहने देखो दीजिए महाराज। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जैसा आपने बताया ना कि ये जो फिल्म हुई उसके बाद में मुझे लगता है कि जन सामान्य में, लड़कियों में, महिलाओं में इस प्रकार के जो क्या कहते हैं इनको वैमनस्य? नहीं वो यंत्र, अच्छा, अच्छा, वाइब्रेटर। कंपनियन थे। कंपन औजार जो है, डिल्डो पागल है। अरे यार इनकी बिक्री बढ़ी, इनका एपिसोड तो सुपर हिट हो गया। इनकी बिक्री बढ़ी, ठीक है। हाँ, और इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। वो सिर्फ बिजनेस के लिए है। आप पे मंगवा सकते हो, पता है 15 मिनट के अंदर। इसको काट देना भाई, यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं होगा। यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं होगा। हम अपना किताब का प्रचार नहीं कर रहे पिछले 5 पॉडकास्ट से यार। तो ये जो आप बोल रहे हो ये बिल्कुल बात सही है। आई थिंक कोई तो वेबसाइट थी, मेरे को नाम याद नहीं है उस वेबसाइट का, कैरावैन थी या कोई तो थी, डेली ओ होगा। उसमें लिखा हुआ था कि इस फिल्म के बाद अप्रत्याशित रूप से इस प्रकार के यंत्रों की बिक्री जो है वो बढ़ी है भारत में, और भारत की महिलाएं अब भर भर के इस प्रकार के यंत्रों को मंगा रही हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ। उससे पहले नहीं, ये नहीं बोलूंगा मैं, ये बोल दूं अगर तो काट देना भाई। उससे पहले सब्जियों की बिक्री बढ़ाकर चलो उससे क्या है ना, देखो सब्जी बिके तो किसान सशक्त होता है। टॉपिक पे आओ गए। टॉपिक हमारा ये नहीं था। टॉपिक हमारा ये नहीं स्वरा भास्कर किसानों के विरुद्ध है, ठीक है। स्वरा भास्कर की ये फिल्म और ये सीन किसानों के विरुद्ध है। सब्जी उत्पादक जितने किसान हैं उनको विरोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब ये सारा पैसा कहाँ गया? विदेश गया, ठीक है। ये विदेश गया और राहुल गांधी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। सारा पैसा कहाँ जा रहा है? चलिए फिर से विदेशी कंपनी को जा रहा है। हाँ, तो अब इसमें क्या था ना कि इस प्रकार के यंत्रों की संख्या जो थी वो भारत में बहुत बढ़ने लगी, ठीक है। और इसको महिला सशक्तिकरण बताया गया बहुत सारी वेबसाइट्स के द्वारा, और प्रीडोमिनेंटली वो वेबसाइट्स जो थी वो फेमिनिज्म के ऊपर काम करते थे, ठीक है। अब फिर एक फिल्म आती है पद्मावत। उस फिल्म को देखने के बाद स्वरा भास्कर का एक खुला पत्र जाता है संजय लीला भंसाली के लिए, और उसमें लिखा जाता है, संजय लीला भंसाली जी, आई फेल्ट लाइक अ वजाइना आफ्टर वॉचिंग योर फिल्म। तो उसका कहने का अर्थ ये था कि भाई ये जो आपने फिल्म बनाई है ना, इसमें जौहर का जो सीन है उसको लेकर, हाँ, जौहर के जो सीन के लिए स्पेसिफिकली उसने कहा कि महिला केवल एक पर्टिकुलर अंग नहीं है, और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे वो बेसिकली ये कहना चाह रही थी कि ठीक है, अगर वो जो मुगल थे या जो भी थे वो सब लोग अगर भी कर लेते थोड़ा सा तो वो रेप भी कर लेते तो क्या ही हो जाता। और बाकी हाथ पांव तो है ही महिला में बचा हुआ। मतलब उसके पास काफी महिलाओं ने कहा था जितनी वामपंथी थी। हाँ, तो वो रेप भी कर लेते तो क्या ही फर्क पड़ जाता, जलती तो नहीं कम से कम। अब यहाँ पे एक दूसरा पैरेलल आता है कि भाई उन्होंने जलना ही क्यों चुना। मतलब इस पे भी बहुत कम चर्चा है, पर ये चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जलना ही क्यों चुना, क्योंकि मरने के तो और भी बहुत सारे तरीके थे, और उन सब में सबसे तड़पन देने वाला जलना है, जिंदा जलना क्यों है। तो अगर आप ना पाकिस्तान की खबरें सुनोगे या पाकिस्तान की थोड़ा सा पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि अगर कोई महिला की मृत्यु हो जाती है, और खास तौर पर वो जवान महिला होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो परिवार वाले हैं ना, कब्र से लाश चुरा के कब्र की 7-8 दिन तक पहरेदारी करते हैं। हाँ, शरीर जब तक खराब नहीं होता। ताले भी लगाए गए, ताले लगाते हैं उनपे, कब्र को 7-8 दिन तक पहरेदारी करके आते हैं कि भाई खराब होने दो तभी छोड़ेंगे इसको, नहीं तो नेक्रोफीलिया नाम की चीज, इसको नेक्रोफीलिया बोलते हैं। नेक्रो के भाई कब्र में से लड़की निकाली और उसके साथ ही कर दिया। तो नेक्रोफीलिया नाम की जो चीज है वो वहां पे बहुत है,
कि कब्र में से निकालते हैं लड़कियों को और उसके साथ ही बलात्कार करते उस जमाने में भी ऐसा होता था। हाँ, इसलिए उन्होंने जलना चुना कि वो हमारी लाश को भी छू ना सके। और स्वरा ने अभी अलाउद्दीन के सुपुर्द कर तो दिया ना खुद को। भाई अगर उसने निकाह किया है तो वही तो उसने दिखाया है। नहीं, उसने सबसे बड़ी बात ना, जब दिखाया उसने तो उसने दिखाया भाई हमने तो कोर्ट मैरिज किया है, हमने कोई निकाह विकाह नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जो पति की शब्दावली थी वो भी ऐसी थी कि वो सेक्युलर है। उसको जो एड्स वगैरह मिलती थी उसमें भी वो कहती थी मैं सेक्युलर हूँ। लेकिन जो उसने अभी मौलवी के साथ मिली है, सज्जाद नोमानी के साथ, अब सज्जाद नोमानी की खुद की वर्डिंग्स क्या हैं कि भाई लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, और स्कूल अगर जाए, फिर किसी ने पूछा कि भाई बुर्का पहना के भेज दें बच्चियों को स्कूल, तो उसने कहा कि दो जग तैयार है अगर बुर्का पहना के भी भेजोगे तो। अगर तुम्हें भेजनी है तो या तो अपने मतलब तुम भी इसके साथ स्कूल में जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, या फिर अगर तुम्हें पढ़ानी ही है लड़की, नहीं मान रहे तुम, तो ऐसा करो एक टीचर को, महिला टीचर को अपने घर पे बुलाओ और उससे लड़की को पढ़वा लो। इसके अलावा और कुछ वो नहीं है। और उससे मिलने जा रही है फेमिनिज्म की पुरोधा, जो कह रही है कि जो आदमी कह रहा है कि घर से लड़की निकलनी ही नहीं चाहिए, फेमिनिज्म की पुरोधा उससे मिलने जा रही है। वो भी हिजाब सा, ऑलमोस्ट हिजाब ही पहन के, है ना, पूरा दुपट्टा उस तरीके से बना रखा था जैसे हिजाब, अबाया बना रखा है। हाँ, तो अबाया की तरह आप उसको लेके जा रहे हो और बन रहे हो आप फेमिनिज्म भी पुरोधा। पूरी उम्र आपने ये बात करी है कि भाई घूंघट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वीरे दी वेडिंग भी होनी चाहिए। हाँ, अरे वो देखा नहीं आपने, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें कोट पहनने का, पैंट अपनी गाड़ी में भूल आई और वो फिर वहाँ ऐसे कर रही उसको। हाँ, ये करने की जरूरत क्या है भाई, घर जाओ पहन के ही आ जाओ ना। तो ये नहीं पहनो, नहीं पहनना तो नहीं पहनना का यार, यही तो तुम्हारा सशक्तिकरण है, सशक्त हो जाओ। ठीक है यार, देखो कपड़ों पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करता, पर मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा ये है कि आपने एक इसकी वीरे दी वेडिंग का ना एक गाना आया था, और उस गाने के बाद उसको प्रमोट करने के लिए स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट लिखा था। आप उसके उस वीडियो के कपड़ों पर कमेंट क्यों नहीं करना चाहते? आपको खुशी है वो देख के? मैं बताता हूँ आपको, उस पर भी आता हूँ, पर अभी मैं इस बात को कंप्लीट कर लूँ। तो वीरे दी वेडिंग का ना एक गाना आया था लाज शर्म, और लाज शर्म को प्रमोट करने के लिए इसने एक ट्वीट लिखा था, लाज शर्म शुड गो आउट ऑफ द विंडो। स्वरा भास्कर ने ये लाइन लिखी थी, ठीक है भाई। वो लाज शर्म अभी भी तो आउट ऑफ द विंडो होनी चाहिए ना। जब आप नुमानी से मिलने जा रहे हो तब आप अबाया क्यों पहन के जा रहे हो? और उसके बाद अबाया, मुझे नहीं लगता है कि स्वरा जी वो जो ड्रेस आप चर्चा कर रहे हो उसके साथ भी नोमानी के पास जाती, नोमानी को मुझे नहीं लगता नहीं होती। बिल्कुल, अभी वो नोमानी से 2 फीट खड़ी है। हाँ। वो थोड़ी सी नजदीक हो सकती थी, बल्कि नजदीकी हो बढ़ती उससे। तो अभी जो इनका भाषण आया, तो नहीं पहनेंगे वो। मेरे को दिक्कत वहां पे थी जब उसका गाना आया, वो गाना कह रहा हूँ, ये भाषण आया कि राणा ने भी तो ये बोला है और उसने अपनी सभा कर ली आपके सामने, और ये मतलब बेसिकली वो कहना चाह रही थी कि सर तुमसे जुदा कर दो तो होना चाहिए। बेसिकली तो वो यही कहना चाह रही थी, ये हमारा अधिकार है। उसने यही कहा है, यही इनडायरेक्टली उसने यही बोला। एक्चुअली में क्या होता है ना, जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, इनकी पूरी दुनिया में तो जूत बज रहे हैं। चीन में देख लीजिए एक कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं यूगर्स के साथ, है ना, यहाँ पे ये चाट रहे हैं एक दूसरे को। रशिया में ये है दिक्कत। रशिया में देख लो, अब ये सुअर की चर्बी में भिगो के जो गोलियां हैं वो मारी जाती हैं भाई। 26,000 मस्जिदें थी जो ये रशिया के पास, सर्बिया वर्बिया और जो सारी जो एरिया था वो वाला, जो कौन सा है, जोकोविक वाला एरिया जो है, वो जोकोविच तो वो एरिया में 26,000 मस्जिदें थी, 1,000 बच्ची हैं, कहाँ गई? 25,000 तो शहीद हो गई। हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। तो मजाहिदें 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई और मसाजिदें शहीद कर दी गई। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं बस यही कह रहा था कि भारत जैसे देश के अंदर ना ये एक दूसरे की चाट रहे हैं, क्योंकि इनका एक कॉमन शत्रु है, वो हिंदुत्व है, बस इतना है। और एक दूसरे की खूब चाट रहे हैं। उसमें भी कम्युनिस्ट जो है ना, वो इस्लामिस्ट की ज़्यादा चाट रहे हैं। इस्लामिस्ट को पता है, इस्लामिस्ट का टारगेट क्लियर है। इस्लामिस्ट का टारगेट ये भी है कि भाई अभी थोड़े दिनों तक दलित समुदाय का प्रयोग करो, सत्ता में आओ, और फिर इनको भी मारना है, इनको भी, उनका क्लियर है सारा। ये जो कम्युनिस्ट है ना, इनका पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता।
ये इसका बाप तो आई थिंक माँ बाप तो आई थिंक JNU से कुछ अरे रिलेशन भाई उदय भास्कर जो है वो सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट है, हमारे वाले के नहीं है। वो जो संभवतः साउथ का कोई है वहां से पढ़े हैं, और मैंने सुना है तो वामपंथी बट स्टिल एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है उस तरह का है। अब यही है, एक तो शो बिजनेस में गए, वहां पे तुम्हारा कुछ चल नहीं रहा है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम जो भी अभी वामपंथन बनी और ये फिंगरिंग और ये फलाना ढिमका ये जो भी कर रहे हैं, कुरूप होंगे। जी कुरूप एक्सेल भी उसको आप नहीं कर सकते, ट्रिपल एक्सेल या जो भी होता है एकदम, जिसको बॉडी पॉजिटिविटी में ला करके मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जाती है, उस तरह की विकृत यौनिकता के होते हैं कि वो घोड़ा गधा फलाना ढिमका वो सबको जस्टिफाई करने वाले लोग होंगे। ऐसे लोग जो एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, वो स्वयं को, चूंकि एक तरह का तंत्र आपके साथ है, तो सुपीरियरिटी की तरफ ढकेलते हैं अपने आप। हम कुछ अलग हैं, इंफीरियर यस है इंफीरियर, लेकिन वो प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को कि एक इन्फ्लेटेड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके भीतर होता है। अब स्वरा भास्कर वाला जो केस है, अचीवमेंट क्या है स्वरा भास्कर की? सलमान खान की पार्टी में नाचना, सलमान वहां ध्यान नहीं दे रहा है। 2-4-5 फिल्में बनाए, उसका पिनेकल पॉइंट ये था कि मैंने बायो में लिखा कि आई इंट्रोड्यूस्ड डिल्डो एंड वाइब्रेटर टू वुमेन ऑफ इंडिया। ये इनका पिनेकल है सोचने का। मतलब जिन चीजों को हमारे, मतलब आप भारतीय समाज में या धार्मिक परंपराओं की बात करें तो बोला जाता है मूत्र और मल के द्वार है। जी ठीक है, और चूंकि हमें संततियां उत्पन्न करनी है, इस कारण हम वैसे एक्ट में जाते हैं। इसी कारण कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी गृहस्थ को भी बोला जाता है कि आप ठीक है बच्चे पैदा करो, क्योंकि उसी कारण आपको भगवान ने भेजा है। लेकिन उससे आसक्ति आपकी इस लेवल की नहीं होनी चाहिए कि आप जो है डिल्डोवाद जो है यहाँ पे फैलाने लगे, खुद भी यूज कर रहे हैं और दूसरों को भी करवा रहे हैं। ये सब चल रहा है। भोगवाद एक्चुअली भारत की परंपरा में रहा ही नहीं है, नहीं रहा है। मतलब अब क्या है कि इसके अब मानदंड देखे जाएं, फेमिनिज्म के, नारीवाद के जो जो चीजें रही हैं, उसका पैरेलल आप देखोगे वामपंथ के जो मानदंड हैं, जो लिबरल उदारवाद के होते हैं, अभी का वामपंथ एग्जैक्टली अपोजिट में है। उदारवादी ने अनुदारवादी है, सेकुलर नहीं है, घोर कम्युनल है। ठीक है, आपकी बातों पे पहले वोल्टेयर का कथन है कि हम जो है, आप मेरे विरोधी हो सकते हैं लेकिन मैं आपकी बात सुनी जाए इसके लिए मैं अपना सर कटा दूं। ये मतलब ऑब्वियसली सर नहीं कटाएगा, बट वो इंश्योर करूंगा आप, हाँ, कि मैं स्टैंड लूंगा कि भाई ये कितना भी गलत बोल रहा है, हम वो सारी चीजें खत्म। उसी तरह नारीवाद में क्या है, नारीवाद होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? डंबल उठाए लड़की, सशक्तिकरण वो नहीं है। सशक्तिकरण क्या है कि मैं अपने भविष्य को लेकर के निर्णय स्वयं ले सकूं। उस स्थिति में व्यक्ति कब जाता है? जब आपके पास पैसा हो। पैसा सशक्तिकरण का सबसे पहला पायदान है और सबसे बड़ा पायदान होता है। आर्थिक रूप से सशक्त होगी महिला तो अब्यूसिव हस्बैंड को नहीं सहेगी, अपने बच्चे को लेगी, निकल जाएगी, कुछ और करेगी, इस तरह से। अब यहाँ पे अभी जो नारीवाद हो गया है वो एक प्रोजेक्शन है। बड़ी बिंदी लगा लूंगी, ब्रा पैंटी में मेरी फोटोज आ जाए, मैं कितनी भी बॉडम और गंदी दिख रही हूँ, ब्रा जलाना, हाँ, नो फ्री द निपल डे मनाऊंगी, LSR की लड़कियां जो हैं, इस तरह की चीजें। तो जो चीज समाज में सबसे अधिक दबी हुई होती है, या आप कॉमेडियंस को आपने देखा है जिसके जोक्स बहुत बुरे होते हैं लेकिन वो माँ बहन की 4 गाली देकर के निकाल लेता है अपने जोक को, या अपने बाप के ही ऊपर वो पूरा का पूरा जोक डाल देगा उल्टा सीधा। तो वही अभी के नारीवादियों में भी है कि जो चीज समाज में दबी हुई है एक तरह से, क्योंकि यार यंग लोग होते हैं और उनके लिए एक नई चीज होती है, बिल्कुल, और जो दबाई गई है तो आपने उसको फ्री अप कर दिया कि यार कोई नहीं, टीनेज सेक्स इज कूल, ठीक है। पीडोफिलिया जो है वो माइनर अट्रैक्टेड पीपुल होते हैं, मतलब बच्चों के रेप को आप मेन स्ट्रीम करना चाहते हो, ग्रूमिंग को। तो जो मानदंड नारीवाद के थे सबके अगेंस्ट आपको स्वरा भास्कर खड़ी दिखेगी। क्यों?
क्योंकि वो अब उसके पति का पजामा जो है वो एड़ी तक है, उसका पजामा टखने के ऊपर तक है। हाँ। ठीक है, और उसका पति उसके गोदी में बैठ रहा है नोमानी के, और वो जो है 1.5 फीट दूर बैठ रही है। नोमानी स्टैंड्स फॉर तालिबान। नोमानी गे मैरिज के अगेंस्ट है, नारीवाद गे मैरिज के अगेंस्ट नहीं है। हिंदू भी जिस पार्टी को सबसे ज्यादा हेट करते हैं उसने गे सेक्स को डिक्रिमिनलाइज किया है, और एक तरह से संभवतः विवाह को अभी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन आप मान के चलिए 5-10 वर्षों में मिल जाएगी मान्यता, जिसको करना है। थर्ड जेंडर को स्वीकृति किसने दी? इसी आरएसएस बैक्ड बीजेपी ने उनको जॉब्स उपलब्ध करा, और इन सब के विरोध में सज्जाद नोमानी, ये लोग तो छत से फेंक करके या किसी और तरीके से मार देते हैं उनको। और सज्जाद नोमानी महिलाओं के लिए जो शब्द यूज करता है औरत, उसका लिटरल ट्रांसलेशन ही वजाइना होता है। द मेन और द आइडियोलॉजी और द रिलीजन विच हैज हिस्टोरिकली रिड्यूस्ड वुमेन टू अ वजाइना, तुम उसके बगल में खड़ी हो और तो प्राउड उसको फील कर रही हो, कैसे दिख रही होगी, मैं तो वो पिक्चर कर रहा हूं। यस। तो वेरी हेल्दी वन। भाई देखो इसमें ना एक बहुत अच्छी बात ये भी थी कि स्वरा भास्कर ने, इसके पति को टिकट मिली समाजवादी पार्टी से था पहले, अब एनसीपी में गया, ठीक है। एनसीपी ने इसको, शरद पवार वाले एनसीपी में, उसने टिकट दे दी तो चुनाव लड़ना था तो उसके लिए चाहिए पैसा। इसने, स्वरा भास्कर ने अपने पति के चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत करी, ठीक है। तो उसके लिए लिंक विंक खोला, उसमें 45 लाख के करीब पैसा मांगा था उसने। पैसा गिर पड़ के कई दिनों तक तो ऐसा ही रहा कि 30-31 हजार है, गिर पड़ के वो 5-6 लाख तक पहुंचा, 6 लाख कुछ हजार तक पहुंचा। हमसे प्रेम से मांगती, हम 1 लाख दे देते, और क्या। तो 6 लाख समथिंग थाउजेंड पहुंचा वो। उसने पैसा मांगा, 5-6 लाख रुपया आया टोटल। अब इतना ही पैसा आया तो 5-6 लाख कहाँ आया? 6 लाख के करीब आया। पहले 31,000 था, फिर वो बढ़ते बढ़ते 6 लाख तक पहुंच गया था इवेंचुअली, जब चुनाव से 1 आधे दिन पहले, ठीक है, 6 लाख के करीब था। तो उसको ये तो समझ में आ गया कि जब साला लोग ही पैसा नहीं दे रहे हैं तो वोट तो क्या ही दे देंगे। ठीक है, सही बात। तो उसको ये समझ में आ रहा था कि भाई ये तो भयंकर बुरा हाल हो रहा है हमारा यहाँ पे, अब हमें मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करना होगा। मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए सज्जाद नुमानी के पास जाना पड़ेगा, फिर आइडियोलॉजी, फेमिनिज्म और सब कुछ भाड़ में चला जाता है। फिर दिखता है वोट, और कन्हैया कुमार भी कांग्रेस की गोदी में बैठ जाता है सोनिया गांधी को गाली देने के बाद, और स्वरा भास्कर भी सज्जाद नुमानी को मिलने आती है पूरा फेमिनिज्म करने के बाद। और बीजेपी भी अजीत पवार को ले आती है सब कुछ करने के बाद। हाँ, तो ये स्वरा भास्कर की बैलेंस होना चाहिए। और उसके बाद अपने आप को सेक्युलर बोलने के बाद सरतन से जुदा के नारे भी लगवा देती है, ऑलमोस्ट, मतलब कहना वही चाहती थी वो। आप बैलेंसवाद की नई विचारधारा लेकर शक्ति का संतुलन आवश्यक है भाई। ये तो आरएसएस की भाषा है। नहीं, बाकी चोर चुहार बाकी पार्टियों में जाएंगे तो वहाँ के जो रिटायरीज हैं वो कहाँ आएंगे? सही बात है। तो यार भाजपा को तो गंगा जी बनना पड़ेगा ना, विष पी रही है भाजपा। हाँ। भाजपा जो है शंकर भगवान है भाई, हलाल पी रही है। हाँ। मोदी जी बोल रहे हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और यहाँ पे विषपान जो है हो रहा है कि नहीं, अजीत पवार जी आ जाइए ये और मैं कंठ में रोक लेता हूँ यहाँ पे। अजीत पवार कंठ में ही रुके हुए हैं कि कब उनको जो है उगल दिया जाएगा, उधर जाएंगे। आप तो ये तो 100, मतलब आप मान के चलिए होगा। अभी इसमें महाराष्ट्र के चुनाव में होने वाला बुरा हाल इन दोनों का ही। जब हम ये इसको मुझे लगता है कि बीजेपी रिजल्ट आ चुका होगा, बीजेपी अच्छा गेन करेगी, बीजेपी विल गेन। अच्छा, इसी से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आपने बताया स्वरा भास्कर वुमेनिज्म, इससे आगे हम 2 कदम और बढ़ते हैं। एक लड़की है इंडिया गेट पर तौलिया हटा करके डांस कर रही, लड़कों को दिखा रही है सारी चीजें, और फिर कहते हैं कि हमारे कपड़ों पर ध्यान न दिया जाए। कुछ दिनों में कहा जाएगा कि हमारे अंगों पर भी ध्यान न जाए, और कुछ दिनों बाद ये कहा जाएगा कि मक्खी भड़क रही है तो भिड़को। तमें क्या मतलब, भाई कपड़ा नहीं पहनेगा तो फिर तो मक्खी लगेगी ना वहां। मुझे तो ये स्थिति आती दिख रही है। भविष्य में हिंदुस्तान के अंदर वो दिन होगा। आप अमेरिका में देख लो, फ्रांस में देख लो, जर्मनी में देख लो, यूके में देख लो, कुत्ते कुतिया बना के कपड़े निकाल करके उनके रंग लगा रखा है सिर्फ, और उनका भाई साहब जानवर बना के। एक लड़की अभी देखी मैंने, उसने क्या करा, जीन्स जैसी डिजाइन करवाई है पूरी की पूरी, और वो मेट्रो में चली गई। वहां फिर वो पकड़े गए बाद में। कुछ और लोग देखे जो माइग्रेटेड हैं, वो अमेरिका के
और कहीं एयरपोर्ट पे पोटी कर रहे हैं लड़के लड़कियां, एक दूसरे के ऊपर सूसू कर रहे हैं। तो ये अगर उसी स्पीड तक बढ़ता चला गया ना भाई साहब, तो कहा करेंगे गर्वित जी आपको कोई अधिकार नहीं अगर हमारे जननांगों पर मक्खी भनक रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। भाई साहब देखो, ये तो आपने अब बोला है, बट इससे पहले इस तरीके की चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं। इवन इफ अ गर्ल इज रोमिंग नेकेड, यू हैव नो राइट टू सी हर इन अ बैड वे। इस तरीके की अच्छे वे में कैसे देख सकते हैं? इस तरीके की लाइनें ऑलरेडी आ चुकी हैं और ये आज से नहीं आ रही हैं। आप लियोनार्डो डिकैप्रियो बन जाओ, पेंटिंग बनाओ। हाँ, केट विंसलेट को लेके आना पड़ेगा, पर उसके लिए काला चश्मा लगा घूमो फिर। हाँ, लेकिन वो विंसलेट सब बन के घूमती हैं, वो केट तो बिल्कुल नहीं है। वो बताया ना उन्होंने, बिल्कुल जो बॉडम होती हैं, बिल्कुल जो बदसूरत होती हैं, वही करती हैं सब। अब ये जो आप जिस लड़की की बात कर रहे हो, वो देख के मुझे लगा लड़का है। वो अपने आप को मिस कैलकाटा बताती है, 2017 में मिस कैलकाटा रही है। अब ये जो लड़की आपने जिसकी बात करी, इंडिया गेट वाली, उसी के सम्मान में आपने सफेद पहन रखा है आज। तौलिया सफेद ही पहना था ना। तो ठंड भी नहीं लग रही उसे, सुबह सुबह गई है, ठंड भी नहीं लग रही यार, मेरे को उसे देख कर ठंड लग रही। तो यार वो बंदी इतनी पता नहीं क्या, पता करो ओनली फैन अकाउंट तो नहीं है। हो सकता है भाई उसने इंस्टाग्राम ओनली फैन बना रखा है। तेरी की। इंस्टाग्राम पे तो ये लड़कियां ना, मतलब 3 लड़कियां हैं, ये तीनों कैलकाटा की हैं। वो दुर्गा पूजा में जो आई थी। हाँ, वही, ये तीनों दोस्त हैं, आपस ये वाला में, जो हाँ, आपस में कोलैब करके। ऐसे नहीं, ये वाला एक। हाँ, ये तो एक लाल रंग का है ना? उनमें से एक, हाँ, you know। वो जो लाल रंग वाली है, हाँ। तो लाल रंग वाली जो है ना, सेलिना बीबी करके नाम है कुछ उसका। अच्छा। मैंने इस पे पोस्ट बनाई तो मेरे को चीजें याद हैं। इसका सन्मित्रा कुछ है, सन्नति मित्रा, वो सेलिना बीबी करके कुछ है उसका, ठीक है। सेलिना बिग हाँ, वो वही है। तो सेलिना जो है, वो कांटे फिल्म नहीं था, बिग रोजी, उसका कैरेक्टर संजय मांजरेकर का। अरे संजय बोल रहे, महेश मांजरेकर का। तो संजय उसका डायरेक्टर था, संजय गुप्ता। तो ये जो लड़की है, ये अपनी माँ के साथ, सेलेना जो है, वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं। मतलब जो मैंने पहले देखा, मेरे को ऐसा लगा, मैं उसी क्रम में बताता हूँ। एक वीडियो थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और अश्लील हरकतें कर रहे थे वो और बॉयफ्रेंड, और सामने बैठी हुई थी माँ, ठीक है, उसके सामने कर रहे थे सब कुछ। मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। फिर उसके पारिवारिक फिर माहौल है, बड़ा पारिवारिक माहौल है। फिर उसके बाद 2-3 रील्स के नीचे एक दूसरी वीडियो थी जिसमें सेम लड़का था और वो इस बार उसकी माँ के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। आपका छोटा भाई हाथ से निकल चुका है। भाई हमने वीडियो देख रहा है, भाई हमने वीडियो बनाई है, इस पे तो रिसर्च का काम है ये, इन्होंने ही प्रेरित किया है। तो वो कह रहे हैं कि मैं खाली डॉक्यूमेंट्री करूंगा, तू ये सब देख। कैसे बड़े भाई है भाई। नहीं, वो ये कह रहे हैं अभी कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे, स्क्रिप्ट हमारी ही थी। तो उसकी फिर 2-3 रील्स के नीचे उसकी माँ उसी लड़के के साथ खड़ी है और ये साइड में खड़ी है और ये कह रही है कि जो इतनी एज ग्रुप के डिफरेंस वाले जो दुश्मन है ना, उनको चप्पल मारूंगी मैं। अच्छा। वो सेम लड़का जो उसके साथ था अभी 2 रील पहले, वो अब उसकी माँ के साथ वही सब हरकतें कर रहा है। फिर मैं 3-4 रील्स और नीचे गया, उसमें वो कह रहे हैं माँ अपनी बेटी के साथ तो हरकतें नहीं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये है, उसकी माँ कह रही है ये है मेरी बेटी, फिर उसकी बहन कह रही है ये है मेरा भाई। मतलब ये भाई था, वो भाई था भाई। वो जो स्टेप ब्रदर ये होता है ना, सब यही चल रहा है। वो स्वरा का भी तो भाई ही था वो। हाँ, फहद मियां फहद भाई। तो वो मैं तो शॉक्ड रह गया, मैंने कहा ये क्या बवासीर है भाई साहब। नहीं तो वो बोलेंगे ना कि देयर इज अ प्रीटी गुड डिफेंस कि हम सब एक्टर्स और फिर एक्ट आउट कर। और फिर उसके बाद उसकी माँ और उसका भाई कहती है ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। पटाखा है ना। फिर वो सेलेना बीबी जो आती है वो ऐसे ऐसे करती हुई आती है और फिर मतलब पूरा मतलब रायता फैला देते हैं वो। मैं कहा ये तो ये जो हुआ,
मैं कहा ये जो है ना, ये रिसर्च करने की यही तो पक्ष है भाई। ये भाई मैं हिल गया, मेरा दिमाग, सही बता रहा हूँ मैं। चलो आप हिले कम से कम बस। मैं ही हिला बस ठीक। मिसोजिनिस्ट युवा इस बार नाम रखिएगा। अनुज भाई, अभी हम देख रहे थे कि इन्होंने जो रील्स की बात करी, रील्स पे मुझे एक बात याद आई, माँ बेटे की जो उन्होंने बात बताई ना, छोटा सा लड़का है, माँ है बताया जा रहा है, उसके साथ में जो है कैसी अश्लील चीजें चल रही हैं। पहले होता था, भाजपा गवर्नमेंट आई, कहा गया उससे कि भाई ब्लू फिल्म्स इंडिया में बैन कर दो, हो गई, लेकिन सॉफ्ट पॉर्न पीछे से आ गया। हम उस पर भी कई बार बात कर चुके हैं भाई, OTT पे है, बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, उसको नहीं पता है, उसने बटन दबाया, वो चल गया, लिखा हुआ है 18+ है, 16+ है, लेकिन उस पर कोई बाउंडेशन उस तरीके की है नहीं, फिर भी वो देख सकता है। अब उससे भी बड़ी चीज ये कि जब से कोरोना आया है, उसके बाद में टैबलेट और मोबाइल, इनकी एक्सेस बच्चों के हाथ में बढ़ चुकी है। बच्चे के हाथ में होता है, वो अब उसके ऊपर कुछ देख रहा है, मान लो टीवी भी छोड़ दो कि वो सबको दिख सकता है, वहां से मम्मी ने देख लिया कि कुछ देख रहा है, बंद कर दो, लेकिन मोबाइल में यहाँ लेकर बैठा हुआ, छोटा बच्चा मोबाइल लेकर बैठा हो, उसमें ये सब चीजें एक्सेस हो कि माँ बेटे का चल रहा है, भाई बहन का चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास में, वो मोबाइल दिखा रहा है कि मेरे पास में 16 Pro Max, 3 बेस्टीज हैं, तुम्हारे पास क्या है। इस टाइप हाँ। और ये आप देखो ना, ये प्रीडोमिनेंटली जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो छोटे बच्चे वाली हो रही हैं। ये जो जिस लड़की की बात कर रहे हो, ये भी मुस्लिम है, इसके जो जिसको ये अपना पटाखा बोलता है, वो लड़की भी मुस्लिम है। हाँ, और उसके साथ ही साथ में ये छोटे छोटे लड़के लड़कियों में चले, वो फूल किसी को दे दिया, वो पीछे लड़की दूसरी रो रही है। फिर एक तो मैं देख रहा था अभी, विशाल डडलानी का कोई पुराना वीडियो था जिसमें एक लड़की है, वो आरे पीतम प्यारे करके ऐसे, मतलब जो थोड़े वल्गर शब्दावली के गाने, वो कह रहा है कि कौन सिखा रहा है, कि मेरी माँ सिखा रही है मुझे, वो लड़की बोल रही है। बोले यार, अभी उस तरीके की मेंटेलिटी भी तैयार नहीं हुई, इसको पता भी नहीं होता क्या क्यों कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, क्यों बोलना है। तो क्या हमारे जो फिलहाल का जो समाज है, माँ बाप ही अपने बच्चों को उस तरह प्रेरित कर रहे हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या है? ये माँ बाप ही कर रहे हैं। बच्चा अपने आप नहीं कर सकता। आप बच्चे को किसी पर्टिकुलर एक चीज, मान लीजिए आपका बच्चा आके अपने स्कूल से आके होमवर्क कर रहा है, उसके बाद अपना 6 बजते ही वो खेलने मिलने चला जाता है, 7-8 बजे 9 बजे तक खेलता है, फिर एक आध बार अपने सिबलिंग्स के साथ जो है घर में बच्चों के साथ खेल खाल के सो जाता है अगर समय पे, तो वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हम इस इम्प्लीमेंटेशन को हमने देखा है। ठीक है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ इस चीज़ पे कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये रील्स बना रहे हैं माँ बेटे, और ये जो भी बुलशिट चल रहा है, भाई बहन, और जो भी ये जो रील्स बना रहे हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइक्स और ये शेयरेबिलिटी और न्यूज़ में आने के लिए, उस चीज़ के लिए कर रहे हैं जी। और जो लोग इनको, और उसका दूसरा पक्ष भी है कि जैसे एकता कपूर की एक वेब सीरीज आती है ऑल्ट बालाजी पर, उसमें चार जनरेशन खड़ी हैं, दादी खड़ी है, माँ खड़ी है, भाभी खड़ी है और बेटी खड़ी है, ऐसे कुछ था, है ना, बहन खड़ी है। तो उसमें आप लगा लीजिए कि लड़का आ रहा है, दादी अलग सेक्सुअल थॉट में है अपने पोते के साथ कि मेरा पोता मेरे साथ ऐसे करता है, मेरी माँ अलग थॉट में है, माँ सोच रही है कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे करता है। ये सब चल रहा है, और वो जब समाज में जाता है, समाज उस चीज़ को देखता है, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है जो ये आपको रील्स दिख रही है ना आज की डेट में। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है। और समाज पे इसका असर तो भैया वो तो दिख रहा है ना, 6-6 साल की लड़कियां उन अंगों को हिलाकर डांस कर रही हैं जो उनके आए नहीं है, पैदा भी नहीं हुए हैं। बिल्कुल, आप सोच के देख, आप एक आइटम नंबर क्या है जी जी, आइटम नंबर आप वस्तुतः देख लीजिए किसी भी आइटम नंबर को, उसमें 3 महिलाओं के 3 सेक्सुअल अंग वो हिल रहे हैं, उन्हीं पे जूम जा रहा है, और थोड़े से वल्गर एक्सप्रेशन है उनके चेहरे पर। जी जी, ठीक है, भाव भंगिमाएं जिनको हम कहते हैं, वो तो भूल जाइए, बिल्कुल सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्रेशन चेहरे पे हैं, और 3 अंग हिल रहे हैं, और एक बहुत बड़ी भीड़ उनको घेर कर खड़ी होती है, जिसको हम कह सकते हैं ना, एक मॉब आ रही है कि उसको बस लूट ले। ये हमारे आइटम नंबर हैं। हर फिल्म में एक आइटम नंबर ऑलमोस्ट जरूरी बनाया गया है, जबकि 2013 में निर्भया के बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी, पर सरकार ने आइटम नंबर्स पर बैन किया था, उनके प्रचार पर बैन किया था। ये एक टाइम ऐसा हुआ था। उसके बाद कमेंट्स आने लगे, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए
जिन्होंने कहा कि भाई आइटम नंबर्स बंद ही होने चाहिए। जैसे कि एक था उनमें से मर्डर 2 फिल्म देखी है, उसमें जो विलेन बना है बंदा, उसका मुझे याद है, उसने कहा कि ये सही चीज़ है। ये पॉइंट था कि सरकार के पास ये चीज़ आती है, ये रिपोर्ट्स होती हैं कि किस चीज़ का क्या प्रभाव है, उसके बाद वो स्टेप लिया गया था। प्रॉपर बैन नहीं था, पर उसके प्रचार पर ऐसा था कि आप प्रचार नहीं कर सकते हो इन चीज़ों का, जबकि रेखांकित करते हुए इन चीज़ों को दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आइटम नंबर भी है। उसका असर आज की डेट में यहाँ तक पहुँच चुका है कि 6-6 साल की लड़कियाँ उस टाइप का डांस कर रही हैं कि कौन सी फिल्म आई थी, स्त्री 2, उसमें जो वो लड़की कर रही है, आज की रात, तमन्ना भाटिया, आज की रात वाला। मुझे अच्छे से याद है 1998-99 में एक शो आता था बूगी वूगी, छोटे बच्चों बूगी वूगी में एक लड़की, हाँ जावेद जाफरी, उस समय हम परिवार के साथ सब देखते थे उस शो को। उस शो के अंदर एक लड़की आई थी, 6-7 साल की ही लड़की थी। उस लड़की को माँ बाप तैयार करके लाए होंगे, तो लड़की ने जो ड्रेस पहन रखी थी वो ये लगा लो नीचे से तो ठीक था, प्रॉपर घाघरा था, यहाँ तक का घाघरा था इधर का, ठीक है। ऊपर क्या था कि ऊपर सिर्फ यहाँ पर एक कुछ लपेट कर वो आए थे, हाँ, और ट्यूब टाइप का कुछ, और नीचे बिल्कुल उसका पेट वगैरह बिल्कुल उखाड़ा। जावेद जाफरी ने उसी टाइम रोका। मैंने कहा यार उस टाइम मतलब मैं बच्चा ही था, है ना, तो जावेद जाफरी ने उसी टाइम रोका कि आप बच्चे को ऐसा नहीं ला सकते, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते बच्चे को। जिस चीज आप ये सोचिए ना यार, बच्चा उसको आप अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्यूबरिटी टाइम जो है वो घटता जा रहा है, 1 साल घट गया 10-10 साल की उम्र में प्यूबरिटी, 9-10 साल के, आप वहीं पे पहुंचा रहे हो क्या वह। और फिर एक समाज पूरा दूसरे समाज को अपराधी घोषित कर देता है कि इसकी मेंटालिटी, अभी कल बृहस्पतिवार था तो कल था वर्ल्ड मेंस डे, शायद कुछ 19 तारीख को था, इंटरनेशनल मेंस डे था कुछ करके, तो उसमें भी यही चीज कही जा रही थी कि बहुत सारे विद्वजनों ने उसमें अपने अपने विचार रखे कि ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरीके से एक वो थी रेणुका चौधरी, उसने कहा कि जितने भी पुरुष हैं वो सबकी मेंटालिटी ही रेप मेंटालिटी होती है। स्वरा भास्कर ने भी कहा है, भास्कर ने भी यही कहा है, कंगना रनौत ने भी कहा है, भाई तुम ऑलमोस्ट कहा है, पूरा तो नहीं कहा पर ऑलमोस्ट कहा। और आप जो आइटम नंबर रख रहे हो, आप एक वो गाना आया था पल पल ना माने टिंकू जिया टाइप का था, और अरे कोई लगा लीजिए, कोई भी देख लो, उसमें होती है, उसमें एक लड़की होती है और चारों तरफ पुरुष होते हैं, जी, पूरी भीड़ उसकी तरफ आ रहे होते हैं खाने के लिए, उसको कोई उसकी स्कर्ट खींच रहा है, ले ले, चुम्मा दे दे, वहां पे क्या है, वहां पे यही है, सारे पुरुष हैं। तो आपको पता है कि मेंटालिटी इस तरीके से काम करती है भाई, मेरे को तो वही लोग कल कह रहे हैं कि ये पुरुष इसको खा जाएंगे। ये तहर्रुश नहीं लगता कुछ, तहर्रुश गेमिया ही है, बिल्कुल तहर्रुश गेमिया। मैं वही कह रहा हूँ यार, ये प्रॉपर आप आइटम नंबर को ये लगा के चलिए कि वो रेप अटेम्प्ट हो रहा है वहां पर। और स्टोरी लिख कौन रहा था उस वक्त ऐसे, हम फिल्म की किसने स्टोरी लिखी है ये सब पता, हम कहे नहीं जितना जो अभी भी, तक जो भी 2013-14 तक जो, अब तो सॉन्ग्स ही चले गए हैं फिल्मों से, तो आइटम सॉन्ग्स तो अब उस तरह से है ही नहीं। लेकिन अभी क्या है कि पहले देखेंगे कि आइटम सॉन्ग की आवश्यकता क्यों पड़ती थी। हीरो हीरोइन का रोमांस जो है वो थोड़ा एक लिमिटेड तरीके से था, पहले फूल उल ऐसे उलझ जाते थे, फिर दूध उबल जाता था, ग्रेजुएटेड टू किसिंग, लिप किस होने लगा, ये सब भी मर्डर फिल्म के बाद जो चर्चा 32 किसिंग सीन है। मर्डर नहीं था, वो ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिशें, ख्वाहिश मल्लिका शेरावत वाली मल्लिका शेरावत, मर्डर ख्वाहिश थी, ख्वाहिश मर्डर। अच्छा, उसके बाद मर्डर आई थी, उसके बाद चुंबक बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि ये सारी चीजें तो आम अब हीरो हीरोइन करने लगे, तो एक्स्ट्रा क्या दिखाए, तो आपको एक तरह से एक्सटेंशन जो है भाई, उस समय जो सबसे हॉट चल रही होती थी उसको डालो। यार हम मतलब कोई भी था ना, हेलन को बहुत बुरा मानते थे, पर वो एक रूम के अंदर डांस करती थी अजीत के लिए, और वही मतलब एकदम निगेटिव छवि होती थी उसकी, पर आजकल तो सब पॉजिटिव यार पॉजिटिव है। आप ये देखो ना, अगर पिछली बार भी हमारी इस पे बात हुई थी, अगर आप ओवर द ईयर्स फिल्मों को चेंज होते हुए देखोगे तो देखोगे कि महिला जो मेन एक्ट्रेस होती थी वो सूट साड़ी में होती थी पहले की जो थी, ठीक है, और जो नेगेटिव कैरेक्टर होता था वो उसके अश्लील से कपड़े होते थे, और जो फिर एक कैबरे डांसर होती थी। फिर ये स्वरूप ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम के बाद वेस्टर्न ड्रेसेस आ गई, जीन्स शर्ट पहनने लग गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद स्कर्ट्स तक बात आई, लॉन्ग स्कर्ट्स तक। फिर उसके बाद बात आई मेरे ख्वाब, वो जैसी उस टाइप की शॉर्ट स्कर्ट्स तक, कि मेन एक्ट्रेस अब उस टाइप की शॉर्ट स्कर्ट पहन रही है, ठीक है जी।
फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है कि जो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस है वो फिर बेशर्म रंग कर रही है। तो वो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस नहीं करती थी इस तरीके की चीजें, अब मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस एक्चुअली में क्या है ना, इसमें सारी कहानी में जो ये कपड़ों की डिटेलिंग है, इस सारी कहानी में कपड़े रेखांकित हो जाते हैं, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम कपड़े नहीं है, प्रॉब्लम कपड़ों से आगे की। आई थिंक हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, क्रिएट होती है। उसके बाद अजीत भाई इसी में एक छोटी सी बात के लोग ये तो कह देते हैं कि अरे रेप करने वाले ने ये नहीं देखा कि वो कौन सा छोटी बच्ची कपड़े पहन रही थी, उसने कौन से छोटे कपड़े पहन रखे थे। लेकिन ये चीज क्यों नहीं दिखाई जाती कि जो उसको दिखा के कोई भी होगा जो मनोरोगी पुरुष है, जो उसने इतने टाइम तक कंज्यूम किया है, अब वो क्या सोच रहा है कि मुझे कुछ ऐसा शिकार करना है जो ज्यादा विरोध ना कर सके, जो जिसको मैं अपनी गिरफ्त में ले सकूं और जिसको कहीं भी मार के मैं फेंक भी सकूं। शिकार बनती में छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां हैं, और आप लोग तो अपना धंधा करो और निकल जाओ। तो आप कभी भी उस तरीके की बात क्यों नहीं करते हो भाई? एक तरह से जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और मॉक कर रहे थे इन लड़कियों को, तो कुछ लोग जो है जो इसको दूसरे तरह से देखेंगे, वो बोल देंगे कि खुद बैठ के 4 लड़के जो है लड़कियों के मतलब ब्रेस्ट का और ये सब का उपहास कर रहे हो, तुम लोग की भी मानसिकता सड़ी। नहीं, हमारी मानसिकता सड़ी हुई नहीं है। हम आपको वहां तक ले जा रहे हैं कि ये अपने आप को भोग्या की तरह प्रस्तुत कर रही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की और तरह। यही कुछ लोग है ना कि हल्दी डाल दो टंकी में तो विवाह हो जाएगा, इस तरह के एस्ट्रोलॉजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सब कुछ बने फिर रहे हैं। तुमको हिस्ट्री सिखाना है तो उसके लिए ब्रेस्ट क्यों दिखाना है? सही बात है, और वो भी कोई अच्छा नहीं। भाई मेरा ये भी है कि एक न्यूडिटी में भी एक एस्थेटिक्स होना चाहिए। आप जो विंची की, माइकल एंजेलो की, इन सब की मूर्तियां जो रूम में हम देखते हैं, नग्न मूर्तियां हैं। बिल्कुल। कभी आपकी इच्छा होती है कि मूर्ति, अनलेस आप एक कल्ट से आते हैं, डेजर्ट कल्ट से, वो तो भाई फोटो छेद दीवार में कहीं पे कुछ भी देख लेंगे, लग जाएगा, हो जाएंगे शुरू। लेकिन हमारे मन में उसको लेके एक एस्थेटिक सेंस जगता है, यार कितनी सुंदर मूर्ति है, इस तरह से। वही आप भारत में भी है, ग्रेनाइट की मूर्तियां हैं और लगभग सारी नग्न मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। आप कोणार्क में चले जाइए, सूर्य मंदिर में चले जाइए, 8-8 फीट की मूर्तियां हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं की और खजुराहो की बात ये सब कीजिए, तो भाई उसकी एक एक्सेप्टेंस थी, क्योंकि मूर्ति जो है वो कला है और कला को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे फिल्म मेकर भी आपको मिलेंगे जो न्यूडिटी को एक तरह से फिल्माते थे, एक एस्थेटिक वे में। राज कपूर हाँ है। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ लोगों का फिक्सेशन हो गया उसी पे कि हमको यार बड़ा डायरेक्टर बनने के लिए ना नंगेपन को हमको कैमरे पे लाना। वो दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल। एक से जो आप इमोशंस इवोक करते हो, एक लड़की को नग्न दिखा करके एक पर्टिकुलर डायरेक्टर जो करेगा, दूसरा जो विकृत मानसिकता का डायरेक्टर है सेम तरह का टिटिलेशन जिसे बोलते हैं, वो नहीं कर पाए। बिल्कुल, वो उसका एकदम अलग ही चला जाता वो कांति शाह टाइप बन जाता है। हाँ, फिर वही जमीन के नीचे और इस तरह की फिल्में जो वानी बनने लगती है। हम जब इन बातों पे डिस्कस कर रहे हैं, और एक बात जो आपने बोला ना कि स्वरा भास्कर ने बोला, कंगना ने बोला, रेणुका चौधरी ने बोला, अब देखिए उनका कहना भी एक हद तक सही है। सही इन द सेंस, जब बोलते हैं सारे मर्द कुत्ते होते हैं, सारे मर्द रेपिस्ट होते हैं, मेरी या आप लोगों की भी जितने महिला मित्रों से या ऐसे लोगों से बातचीत हुई होगी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम आर सेक्सुअली मोलेस्टेड या हैंड रबिंग, कोहनी मार दिया उसको। तो एक लड़की का यह भी है कि वो जब स्कूल के लिए निकलती है, बस में चढ़ती है, मेट्रो में जाती है, बस में जाती है, उसको जो टीचर पढ़ाता है, ऑलमोस्ट एवरी वन इन हर लाइफ, वो कहीं ना कहीं मतलब 10 पुरुष होंगे तो उसमें 5 तो सर्टेनली उसको इस तरह से करते हैं। किसी भी तरीके से सत्य है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल हमारे समाज का सत्य है। इस कारण कुछ महिलाएं जब दुनिया का सत्य बन चुका है। नहीं, मैं इसमें ना, मेरा जो इस पे पॉइंट आता है, मैं ये कहता हूं कि ऑल मेन आर नॉट रेपिस्ट, बट एवरी विमेन हैज बीन मोलेस्टेड। हाँ, ये हो सकता है, वही है, बट दो चीजें अंतर है ना। वो शब्दों की बात है, कोई है ना कि अब वही है ना कि यही बात एक वैसी लड़की बोले जो हमारे
विचारधारा से अलाइंड है या फिर जिसकी छवि अच्छी है उस तरह से, और एक ऐसी लड़की बोले जिसको वो बोल के केवल पब्लिसिटी चाहती है, तो वो बात हो जाती है कि इस कारण से लगा तुम तो कम से कम मत बोलो यार, तुम यही तो कहाँ बात जा है। रही हो, Exactly. यू आर इन नो पोजिशन टू क्लेम दैट थिंग फॉर यू, तुम ये नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि ये सत्य है, ऐसा होता है। अब जैसे राहुल गांधी अडानी के ऊपर बोल रहा है कि इसको जेल में डालो, यू आर इन नो पोजिशन टू से दैट, तुम बेल पे साले खुद घूम रहे हो, तो तुम जो यू आर द लास्ट पर्सन टू एडवोकेट फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग। तो वही जब हम इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं और हम हंस रहे हैं, इन्हें मॉक कर रहे हैं, हम टिटिलेशन वाला फीलिंग नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हम जो बात आपको बताना चाह रहे हैं कि समाज किस तरह से विकृत हो रहा है, उसमें इनका भी अंशदान है, पूरा योगदान है। और ऐसे लोगों को, अब सोचो यार, इंडिया गेट पे मतलब एक मैंने देखा था फॉरेनर लड़की थी एक, वही बाल में वो 3 रुपए का पाउच जेल में खरीद के हरा पीला करके और बैठ रहा है ऐसे ऐसे को मैं सही में बोलता हूँ, मेरे सामने कर रहा, मैं उसको मार मार के मार दूंगा ऐसे लोगों को। मुझे मतलब उस वक्त ना मुझे अपने देश की छवि का वो होता है कि साले को मारो, ये क्या कर रहा है। इन्हीं सब के कारण फॉरेनर्स जाते हैं, वीडियो बनाते हैं कि इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस। 60% फॉरेन सैलानी जो है वो गोवा से डिक्लाइन हुआ है। 60%, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आपके देश का कितना रेवेन्यू घट गया इस बात से, आपके देश की छवि क्या हुई। और ये केवल लड़के नहीं कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। और मैक्सिमम चीजें वही है कि हमें रील बनानी है, मैक्सिमम चीजें वही है कि हमें कोई कंटेंट चाहिए, कि हमने उनको मॉक कर दिया, किसी को छेड़ दिया। यही नहीं है, अभी एक वो थी लड़की, कोई अपने सेल्फी स्टिक में वो वीडियो बनाती जा रही थी, कोई आया पीछे से और उसके साथ में वो देखा था ना, मुंबई का शायद वो केस, कोई मुस्लिम लड़का आया, उसको छेड़ने लग गया, परेशान करने लग गया, और फिर वो बाद में जाकर बचाया किसी। वो पेरिस ओलंपिक की रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी, उसको चुम्मा लेकर कोई भाग गया। तो उस तरीके की ये चीजें जो हैं, ये जो पूरा का पूरा रियलिज्म, रीलवाद जो फैल रहा है, इसके कारण से कहीं ना कहीं वो जो विकृत मानसिकता के लोग थे, वो कीड़े की तरह सड़क पर बाहर निकल आए। हाँ, वो पहले नालियों में दबे पड़े थे, लेकिन अब उनको एक यंत्र मिल गया है, उसके सहारे वो बाहर निकल के आ गए, और ये विकृतियां पूरी हर जगह पे दिखने लगी। इस पे मुझे लगता है ना, पुलिस को अलाउड होना चाहिए कि डंडा लो, डंडा यार, मेट्रो के अंदर थप्पड़ नहीं, डंडा, 4 डंडा मारो सालों को। नहीं, जेल में भी होना चाहिए, हड्डियां इनकी टूट जाए, तोड़ दें। हाँ, ट्रेन के अंदर, मेट्रो के अंदर, भाई, बस स्टेशन पे, के सामने, युद्ध स्मारक के सामने, मतलब इंडिया गेट इटसेल्फ वो खुद एक वार मेमोरियल है, उसके सामने नया वाला बना है वहां पे तुम यार तौलिया उलिया, मतलब ऐसे में कोई खींच लेता तौलिया। भाई वो प्रश्न भी पूछ रही है लड़कों से, और लड़कों से ठीक कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, वो पूछ रही है कि ये इन्होंने धंधा बनाया, तीनों ने ना धंधा बनाया। ये ऐसे जाती हैं। अभी एक लड़की थी, वो चड्डी पहन के लोगों से पूछ रही है, वो मतलब ऊपर से इतना सा ट्यूब टॉप था और नीचे तो चड्डी ही थी, और लोगों के पास जा रही है कि भारत विमेन के लिए कैसा है, ये है वो है। अरे वो भाई, वो चाय वाली स्क्रीनशॉट लेके ना, हम ऐसे लड़के को 4 घंटा पहले मारेंगे, और वही आपका कहना कि बिल्कुल बेडोल, इधर उधर निकला हुआ शरीर। वही बता, इस बारे में ना ओशो ने एक वर्ड कहा था, कुछ ढंग का है, जिनकी फिगर अच्छी है, जो सुंदर शब्द के मानदंड में आती हैं, उनको आप कभी ये बकलोली नहीं। मैं इसमें ना एक चीज कहता हूं कि देखो, लड़के इस तरीके की हरकतें कम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं शर्टलेस भी हो गया तो भी क्या होगा। अगर अनटिल अनलेस लड़के ने 6 पैक नहीं बनाया होगा, वो नहीं दिखाएगा। कौन दिखाएगा? सलमान खान का डुप्लीकेट एक दिखाता है, वो लगा देना यार। तो वो 6 पैक नहीं दिखाएगा, मतलब जो अगर 6 पैक होंगे तो ही वो शर्टलेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और 6 पैक अगर उसके पास है तो उसने बहुत परिश्रम किया है, वो अपने परिश्रम को दिखा रहा है, और इंस्पिरेशन मिलती है, उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। और लोगों को इंस्पिरेशन नहीं भी मिले तो लाइक्स आए, कमेंट्स आएंगे, तो उस लड़के को खुद ही इंस्पिरेशन मिलेगी कि भाई मैंने अच्छा किया है, लोग मेरे को एक फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग वाला वो अलग, वो चलता है, रील पे वो चलता है, वो कपड़े भी अलग होते हैं, लड़कियों के भी अलग कपड़े होते हैं। फिर मैं उसी क्षेत्र में आगे जाता हूँ, जब बॉडी बिल्डिंग आती है, लड़के इस तरीके की ड्रेसेस पहनते, कोई मॉक नहीं करता। फिर यही बॉडी बिल्डिंग जो है वो लड़कियां भी करती हैं, और वो भी उसी प्रकार के कपड़े पहनती हैं, उन्हें भी कोई मॉक नहीं करता। तो जहां पर, और ओलंपिक्स में देख लो, हर स्पोर्ट की अपनी अपनी ड्रेसेस हैं, कौन मॉक करता है, कोई कुछ नहीं कहता है, पहनना पड़ रहा है तो पहनेंगे। सिर्फ उनको छोड़ दीजिए जो ये कह रहे थे ना, वो
जो रेत में छेद बनाने वाले हैं, डेजर्ट कल्ट, उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी कोई मौक नहीं करता है। जब यहाँ पर एक चीज होती है अश्लीलता, मतलब एक चीज है कि ये मेरे को पहनना है, ये अटायर है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आपके मनोवृत्ति ही ये है कि आपको यहाँ पर जाकर ये इस तरीके का स्कैंडलस कुछ करना है, वहां पर विकृति है। अब वो लड़की जिम उधर में भी 2 तरह की लड़कियां जाती हैं, हाँ, ठीक है ना। जिम में जो ये टाइट्स पहने जाते हैं, टाइट्स पहन के आप बहुत कुछ कर सकते हो, करते भी हैं। बहुत लोग फिल्म नहीं करते अपने आप को, कोई डांस कर रहा है उस तरह का तो फिल्म करते हैं। जो आप पोस्टीरियर अपना दिखाते हो, बैठते वक्त, उठते वक्त, वो यार वो क्यों करते हैं लोग? वो दिख रहा है कि वो शो कर रहे हैं, साफ साफ दिखता है यार। आप दोनों लोगों में अलग अलग दिखाई देता है। फोकस भी वहीं करते हो ना। बस बस बस, एग्जैक्टली। वो नेहा शर्मा एक एक्ट्रेस है, वो आजकल यही सब चल रहा है यार, उसका जिम के अंदर उसका यही सब चल रहा है। अब ये जो एग्जांपल दे रहा था, वो लड़की जाती है, वो चाय की शॉप पे जाती है, चड्डी पहन के जा रही है चाय की शॉप पे, चाय वाले से कह रही है कि चाय देना दो, फिर कहती है कि आप, मैं ऐसे खड़ी हूँ आपके सामने इन कपड़ों में, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको किराए में तो मजा आ रहा है। ये बोलेगा साले लोग, क्या बोलेगा? नहीं, उसने सही आंसर किया है। वैसे उसमें मजा वाले कोई चीज थी नहीं। लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेके पता क्या कर रखा है, मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं, उस पे ऊपर लिख रहे हैं संस्कार, ये देखो संस्कार। हाँ, वो फिर चीजें दूसरी तरफ चली जाती हैं। इस रीलवाद के बाद में फिर हम पहुंचते हैं पटना। अभी अल्लू अर्जुन ने अपनी मूवी का जो ट्रेलर लॉन्च किया, पटना में जाके किया, भयंकर भीड़ थी। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या यह वाकई में बेरोजगारी का प्रतीक है, वहां पे इतनी जो भीड़ आई है? लोग तो यही कह रहे हैं ना, बेरोजगारी देखो। नहीं, वही है ना कि ये बिहार में हो रहा है तो बेरोजगारी हो गई। हाँ, वही ठीक है। यही मुंबई में हो रहा होता, जैसे वर्ल्ड कप से बाद वापस आए थे तो किसी ने ही कहा जश्न मना रहे। कहा तो तब भी और था। पुष्पा का ये खाली ट्रेलर लॉन्च यहाँ पे हुआ। जब प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं ना, जितने भी कॉलेज हैं हर जगह भेजा जाता है। इमरान हाशमी ऐसे हाथ हिला रहे हैं, अल्लू अर्जुन ऐसे हाथ मिला, अल्लू आई लव यू, और ये सारा कुछ सब चलता वहां पे चलेगा। तो वो वही है कि चूंकि वो बिहार में हो रहा है तो वहां पे बेरोजगार है। बाकी कोल्ड प्ले का आएगा वहां पे, साला 10 लाख की टिकट खरीद रहे हो। फुटबॉल देखने जा रहे थे, फुटबॉल देख रहे हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम में, तो वो बेरोजगार नहीं है। नहीं, वो तो पैसे देके जा रहा है ना। हाँ, आया ना उसका भी ट्वीट। हाँ बिल्कुल, पैसे दे के। फिर वही उसके नीचे उत्तर भी तो आया था उस बात को लेकर के, है ना, कि एक रशियन को जो है आप तो वो मैं 6,000 में लेके आते हैं। हाँ, तो वो मैं यानी कि उसका स्वरोजगार है। मतलब आपका ये अब ये हो गया कि पैसा दे के आए तब वो सेक्स भी कर ले रहा है, तो बहुत बढ़िया उसका कुटीर उद्योग चल रहा है। यहाँ फ्री में आए हैं तो सब बेरोजगार है। मतलब पत्नी से बेहतर रशियन हो गई वो अब उसके पति को लेके किसी ने जो है बोल दे, जिसने ये सब किया था। यार फैंडम जो होता है ना, वो अलग तरह की चीज होती है। कल को जैसे मैं मान लो कि फेडरर का फैन हूँ, या फिर मैं शुमाकर का फैन हूँ, या फिर आप कोई भी उस तरह का स्पोर्ट्स ले लीजिए, उस तरह, या रोनाल्डो आ जाए। मैं फुटबॉल नहीं देखता, आप लोग देखते हो, रोनाल्डो मेसी आ जाए और आपको मौका मिले कि त्यागराज स्टेडियम में आ रहा है, तो देखने नहीं जाओगे आप? भाई कल मेरे को इस पे उत्तर याद आया, मेरे को कल ही मेरे को पता चला कि 2025 में केरला में अर्जेंटीना खेलने आ रही है। मैंने तो कल ही कह दिया मैं जाऊंगा। हाँ, कल ही कह दिया मैं जाऊंगा। और केरल में अभी अरे भाई, मरीन ड्राइव पे जो भीड़ लगी थी 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, बेरोजगार थे उसमें, बेरोजगार थे उसमें भाई। मर्सिडीज, ऑडी सब था फंसा हुआ, और सब अपना सनरूफ खोल के एकदम जय भारत जय हिंद जो है वो कर रहे थे। तो वही है कि बिहारियों का भोजपुरी संगीत अश्लील हो जाता है, जैसे हरियाणवियों का नहीं है, उत्तराखंडियों का नहीं है, या फिर जो है तेलुगु, मलयालम या बंगालियों का नहीं है। अच्छा है कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ है ही नहीं। हम तो सुनते हैं, हम बनाते नहीं है कुछ भी। वो कौन सा गाना था, जाली पेपरा कारा अरे यार करके, क्या था वो? नहीं यार, उसमें कोई अश्लीलता बताओ, एक लड़की तलक नहीं है उसमें। बाहर हरियाणवी तो हाय रे लिल्लू मत रोवे बगाते हैं। और सपना जी आके नाचती हैं। हाँ, तो उसमें अश्लील बुजुर्ग आदमी ऐसे करके को देखते रह जाते हैं। एक फिल्म भी है ना, मातृभूमि, वो देखिएगा, मतलब इसी इशू पे। खैर, तो वही है कि
हमारे तरफ गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, वो वाली बात है। बिहार पे ये अप्लाई होती है कि बिहारी अगर अल्लू अर्जुन के भीड़ में आ गया, तुम लोग साले जाओगे फिल्म देखने, तुमसे स्मार्ट तो बिहारी है कि उसने एक्चुअल में देख लिया बिना पैसा दिए। सही बात, सही बात। तुम साले पैसा दे करके जा रहे हो देखने 3 घंटे के लिए, वो भी थिएटर में। ये कौन सी बात हुई? सही बात। इसमें ना एक उत्तर इसका ये है, मैंने तो आपसे सवाल पूछा ही नहीं। नहीं मैं उनकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक इसकी बात ये है कि भाई वहां पे सलमान भी गया है, वहां पे शाहरुख भी गया है। शाहरुख और सलमान पे इतनी भीड़ काहे नहीं आई, जबकि वो तो हिंदी बेल्ट के बड़े वाले स्टार हैं, उनको देखने तो नहीं आए। अल्लू अर्जुन को देखने क्यों आए? तब बेरोजगारी, तब मतलब सब रोजगार थे और अभी बेरोजगार हो गए। अभी आए थे ना भाई, थोड़े से बेरोजगार आए थे, अब ज्यादा बेरोजगारी है। फैन वॉर्स जो है ना वो अलग अलग तरह से, आई थिंक ये बेरोजगारी रोजगारी का इशू ही नहीं है। अल्लू अर्जुन का या फिर नागार्जुन का, ये सब का भाई बिहार में गजब की, जब से सेट मैक्स ने हिंदी में डालना चालू किया तब से बहुत इन लोगों को पता नहीं था। और अल्लू अर्जुन ने एक बार बोला है, रामचरण तेजा ने भी इस बात को बोला है कि भाई हमें आश्चर्य हुआ, किसी ने बताया कि भाई आप लोग हिंदी में डब करो। बोला हिंदी में क्यों डब करें? पहले गोल्ड माइन फिल्म्स करके आती थी, अभी भी करती है। अब तो प्रोफेशनल अभी तो अच्छी डबिंग कर रहे हैं वो, है ना। उस वक्त तो ऐसे ही चलता था, ट्रांसलेटेड गाने बज रहे हैं, इस टाइप का चलता था। ट्रांसलेटेड हिंदी भी अलग ही होती थी, मार दूंगा मैं तुझे थोड़ी देर के बाद। तो पंजाबी में भी होने लग गया था। इन लोगों को लगा कि यार एक मार्केट है। और दूसरी बात ये भी है कि अब मैं नहीं जानता हूँ पर्सनल लाइफ में ये एक्टर्स कैसे हैं, बट जितना मैंने देखा है, दे कम अक्रॉस एज वेरी हम्बल। वो आते हैं और वो इन बात को पहचानते हैं कि यार जो ये स्टेचर मेरा है, यार तेलुगु भाषा में कितना तुम कमा लोगे पैसा बे। सही बात है। बिना बिहारियों को दिखाए पैसा कैसे कमाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार यूपी वाले फिल्म ना देखे, कौन सी फिल्म 1000 करोड़ बिजनेस कर ही नहीं सकती। बाहुबली कर लेगी क्या? नहीं। मगधीरा साला आदमी ने लैपटॉप पे देखा है, कितना कमा लिया मगधीरा। केजीएफ ने पूरा जो कलेक्शन किया है मैक्सिमम हिंदी से किया है, सबका हिंदी का कलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है यार, 40 करोड़ लोग हैं, उसमें 4 करोड़ भी देख लेगा, 500-500 रुपया दे रहा, 4-5-20 देख लो कितना, 200 करोड़ 4 करोड़ भी नहीं देखता है, 200 नहीं 2000 हो जाएगा। अच्छा, 1 करोड़ देख ले, 10 लाख भी देख लेगा, तो 20 लाख भी देख लेगा, तो भी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। अनुज भाई, मेरा सवाल आपसे है कि जैसा अल्लू अर्जुन वहाँ आया और उसने अपना पूरा मतलब लॉन्चिंग करी, भीड़ तो पूरी दिखाई दी वहाँ पे, और इन्होंने बताया कि भाई शाहरुख सलमान वहाँ आए, कभी इतनी भीड़ नहीं लगी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अल्लू अर्जुन वहाँ आया है और इन्होंने कहा कि भाई सलमान शाहरुख की भी उतनी भीड़ वहाँ नहीं जुटा पाए, क्या ये बॉलीवुड के लिए आगामी भविष्य के लिए खतरा है? अभी एक इसका मेडोक, ये फैंटम फिल्म्स होती थी ना एक पहले, हाँ, वो तो अनुराग कश्यप और ये मोटवाने था कोई, है ना, ऐसा कुछ था जिसके ऊपर चार्जेस पे लगे थे। उसका अभी एक नया बयान आया है बिल्कुल रिसेंटली कि बॉलीवुड जो है वो खतरे में है। बिल्कुल रीसेंट बयान है। और अभी आपने देखा होगा कि करण जौहर ने अपने शेयर जो है कंपनी के वो आधार पूनावाला को बेचे, 50% शेयर। तो ये चीजें आपको क्या दिखाती हैं? 50% शेयर्स जो है वो ऐसे ही नहीं बेचता है कोई। वो भी जब ये करण जौहर अपनी कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी, जब हम इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक मन में खटास वाला एंगल मुझे लगता है, और वो उसमें OTT प्लेटफॉर्म्स का आना भी एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो लोग घरों में अधिकांश फिल्में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एंगल है। और आप जो भीड़ वाला एंगल पूछ रहे हो ना कि भीड़ क्यों नहीं आती, पहले तो मतलब देखिए, अब शाहरुख खान के घर के बाहर वो जो भीड़ आ जाती है वो अभी भी आती है, सलमान खान के घर के बाहर भी आती है यार। वो जगह ही सिर्फ 2000 लोगों की मैक्सिमम है। हाँ राइट, पर वो उतनी ही है। आप इतना साला ये रैला नहीं जोड़ सकते हो, ये तो बहुत ही, मैं खुद हैरान था ना, मैसिव। तो कितने लाख के बता रहे हैं यहाँ पे? लाख लोग तो नहीं पता, गांधी मैदान पूरा बहुत बड़ा पूरा भरा हुआ था ऑलमोस्ट। नहीं, उसमें वो बैरिकेडिंग की हो गई थी, काफी लोग थे, बहुत लोग थे। अरे बैरिकेडिंग तोड़ के पोल्स पे, टावरों पे चढ़े हुए हैं यार लोग। मेरा इसमें कहने का इसमें ये मतलब है कि कोविड के पश्चात जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी आ जाती है सुशांत सिंह राजपूत की, उस पूरे कांड के बाद बॉलीवुड की इमेज, उसमें क्या क्या नहीं कवर हुआ है, ड्रग्स से लेके, हत्या से लेके, नेपोटिज्म और फला ढिकड़ा,
व्हाटएवर जो भी चीज़ नेगेटिव हो सकती है वो कवर हुई है, और उसको इस तरीके से कवर किया, मतलब उसने पूरा कोविड का पीरियड ऐसा खा लिया था। तो आप देख लीजिए वो कितनी नेगेटिविटी जो थी वो लोगों के अंदर गई थी उस टाइम की फिल्में। ऊपर से सोशल मीडिया पे कई हैंडल बहुत जो चला है। क्या है ना कि जो भी कह लीजिए सोशल मीडिया पे, जैसे अब ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड वगैरह हैं, इनकी जो रील्स हैं वो बहुत वायरल हुई हैं। अभी वो उसने बोला था ना, अनुराग कश्यप ने बोला कि ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड जैसे लोग हैं, नाम लिया, तो उसे पता है वो इम्पैक्ट तो सबको पता है। अगर अनुराग को पता है तो पूरे बॉलीवुड को पता है। देखो वो आप कुछ भी कह लीजिए कि उसमें कुछ रील्स ऑफ कोर्स मुझे भी रेलेवेंट नहीं लगेंगे उसमें, बट उसमें 500 से 700 रील्स उन लोगों ने निकाली हैं यार। बहुत रिसर्च करी। हाँ, 500 से 700 रील्स उन लोगों ने निकाली हैं, और उसमें आपको पता अगर आप उसको बार बार मतलब एक क्रम से देखते जा रहे हो ना उस पूरे उसके पूरे हैंडल तो को, आप प्रभाव में आ जाओगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम और आप इसको एनालाइज करें जेम्स ऑफ बॉलीवुड को, नहीं यार 50% ये ओवर द टॉप कर देते हैं। आम आदमी नहीं करता है। नहीं जी बिल्कुल। आम आदमी के मतलब उसका एक गोल सॉल्व हो रहा है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड क्या कर रहा है उस पे हम और आप डिबेट कर सकते हैं, बट उसका जो एंड गोल है बॉलीवुड को पेलना, वो तो भाई हो रहा है। और नहीं, आप चाहे 50 को 70 80 या 100, हाँ, ये तो तय है कि बॉलीवुड ने टारगेटेड तौर पर हिंदुओं को, सनातन धर्म को बदनाम करने, मिलाइसिस करने का काम किया। और इन्होंने इस चीज को प्रमाणित किया है एक तरीके से, रील्स निकाल के वो सारी, और वो उसमें आई थिंक दे हैव डन सम कमेंडेबल जॉब। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी रील्स सिर्फ ट्विटर तक नहीं रही हैं, नहीं बिल्कुल ये फैली हैं यार, व्हाट्सएप पे पर, हर जगह फैली हर जगह है। मेरे गांव तक पहुंची हुई है, बच्चे के पास में जी, कि भगवान कृष्ण को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान राम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मूर्तियों के साथ क्या कर रहे हैं। 3 घंटे की फिल्म में वो 10-20 सेकंड का आपको नहीं लगता कुछ, हाँ जी, लेकिन जब ये 20 सेकंड का अलग से निकल के आपके पास आता है ना, तब महत्वपूर्ण बन जाता है। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ एक साथ जब होता है ना, तो आदमी रिजेक्ट करने लग जाता है। बॉलीवुड की फिल्में रिजेक्ट हुई हैं, एक के बाद एक हुई है। ये आदि पुरुष वाले पे जब हमने मोर्चा खोल रखा था, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास घूमती हुई कहीं से खबर आई कि अजीत भारती तो माफिया है। साला माफिया ये फिल्में फ्लॉप करवाता है। बोल भाई इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आदि पुरुष का श्रेय मैं एक हद तक ले सकता हूँ, वो लेना भी चाहिए, जिस तरह से हुआ है, और भी 1-2 फिल्मों का, लेकिन मैं माफिया नहीं हुई यार। आप लोग प्रमोशन के लिए पैसे दे सकते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी नहीं, वो ऐसा इसलिए हो सकता है माफिया, क्योंकि जो आपके साथ रहते हैं पुलकित त्यागी जी, उनकी टी शर्ट पे AK-47 बनी हुई, तो वो शायद किसी ने देख ली है, तो उनको लगा कि AK-47। गर्वित भाई आपसे सवाल इसमें बहुत जल्दी चाहूंगा, क्योंकि एक सवाल लास्ट मेरा बचा हुआ है। वो ये है कि इधर तो बॉलीवुड ने दिखाया कि हिंदुओं को पूरी तरीके से डिमीन करते हुए, लेकिन उधर साउथ वालों ने दिखाया सनातन धर्म को एकदम उत्थान पर ले जाते हुए। वो बहुत सारी फिल्में आई हैं यार। इसमें ना दो बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये कोविड पीरियड था ना, सबके पास काम नहीं था, सबके हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में OTT था। मतलब लोग मन में सोचते थे कि यार कभी समय मिलेगा तो आई नेटफ्लिक्स एंड चिल। हम लोगों को भी काम कोविड के ही कारण मिला है। जो बूम आया है यूट्यूब का, वो कोविड के ही दौरान आया। तो लोग मनों में सोचते थे अपने कि यार कभी समय मिलेगा तो आई नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो वो नेटफ्लिक्स एंड चिल जो था ना, वो कोविड के टाइम पे सबने किया। तो जो कंटेंट लोगों ने एक दूसरे को रिकमेंडेशंस देते हैं, दोस्तों से बात हो ही रही थी, सबके पास समय था, तो तूने ये फिल्म देखी, तूने ये फिल्म देखी, ये बहुत अच्छी फिल्म है, वो बहुत अच्छी, इस तरीके के रिकमेंडेशन, इस तरीके की जो रिकमेंडेशंस थे वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा दिए जा रहे थे, और लोगों के पास समय था, लोग देख रहे थे, इंटरनेट आ रहा था, कोई मैंने साउथ का सिनेमा तभी देखा है। ठीक है, तो लोगों ने साउथ की फिल्में रेकमेंड की, लोगों ने देखा यार हिंदी में तो इतनी वाहियात फिल्में हैं, ये तो उतनी अच्छी फिल्में नहीं है, प्रेडिक्टेड स्टोरी होती है, एंड कहां होगा। तो मतलब हिंदी तो देख ही ली है हमने ऑलमोस्ट सारी, अंग्रेजी देखेंगे, साउथ का सिनेमा देखेंगे। तो साउथ का सिनेमा देखा तो वहां से यार ये तो बहुत तगड़ी फिल्म थी, दूसरी भी देखते हैं, ये रेकमेंडेड है, दूसरी भी देखते हैं, ये और भी अच्छी थी। मतलब ऐसे आपने बहुत सारी फिल्में देखी, उससे क्या हुआ कि आपका एक टेस्ट जो था फिल्में देखने का वो बेटर हुआ। और यहाँ पे एक बात और,
रिकमेंड आदमी कौन करता है? जो फिल्टर्ड मूवीज है। राइट, वही मैं कहना चाह रहा था। यस, औसत मूवी नहीं, जो बहुत देखी जा चुकी है, तो भाई ये देख, नहीं तो वो भी ये देख, ऐसे बिल्कुल वो लोग भी खूब टट्टी फिल्में बनाते हैं। अरे भाई हर जगह 95% ऐसा ही होता है। वो हॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है। KGF 2 क्या था? इतना बड़ा गोबर का नहीं, टट्टी का था। और उसके बाद में एक और बना दी थी, वो क्या नाम था उसका, वो उसी से इंस्पायर होकर किसी ने बनाई थी, वो बिल्कुल ही मतलब कुत्ते का ही था सही में। तो मतलब इस तरीके से आप जब अच्छी फिल्में देखते हो तो आपका टेस्ट डेवलप होता है। आप अच्छा खाना खाओगे तो आपका अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। उसी तरीके से फिल्मों का है, आपको अच्छा देखने की आदत लग जाती है। अब बॉलीवुड से एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं भाई, तुम अगर फिल्म बनाओगे तो इस कैलिबर की फिल्म होगी तो ही मैं देखने जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। OTT पे आ जाएगी, महीने बाद देख लूंगा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ आप देखना, 2020, 21, 22, 23 और अब ये 24 लगातार बॉलीवुड जो है नुकसान में चल रहा है। बिल्कुल ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहा, जितना लगा रहा है उससे कम कमा रहा है। सलमान खान की फिल्में ऐसा होता था कि भाई आएगी, 100 करोड़ लगाया है, उसमें बजट 100 करोड़ का होगा, 500 करोड़ कमा जाएगी, बात खत्म है। 300 करोड़ कमा जाएगी, बात खत्म है। 300 करोड़ रुपए लगाने के बाद सलमान खान की फिल्म आई, 400 करोड़ कमा के गई, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन सही है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं कमाया। फिल्म का बेसिक ये होता है कि अगर आपने जितना लगाया है उससे दुगना कमाया है तब आपकी फिल्म हिट है, अदरवाइज वो औसत फिल्म में आ जाए। अगर आप सबसे बड़े स्टार से सेमी हिट उसको बोल सकते हैं। हाँ, एक सबसे बड़े स्टार से औसत फिल्में या सेमी हिट फिल्में निकलवा पा रहे हो तो भाई गड़बड़ तो है, तो गड़बड़ है आपकी। आपकी आमिर खान की फिल्म फ्लॉप हो जाती है, शाहरुख खान के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग है, और हर कोई जो है दबा के उसकी फिल्मों की बुराई कर रहा है, बहुत घटिया फिल्म है, बहुत घटिया फिल्म है। जवान हो, डंकी हो, पठान हो, तीनों फिल्मों के लिए सबने कहा बहुत घटिया फिल्म है। भाई क्या है ये? आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, और बड़े बड़े लोग जो जानते हैं इसके बारे में वो कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है। भाई हम लोग भी देखते हैं। काजोल ने बोला था ना, काजोल ने पूछा था कि भाई वो क्वेश्चन का आंसर दे दो कि वो अरे गदर की हिट होने के बाद में उन्होंने लिखा था कि इंडिया की पहली रियल हिट, तो वो लिखने के पीछे का रीजन यही था। हाँ, तो अब ये इस तरीके की जो कॉर्पोरेट बुकिंग की बातें आप शाहरुख खान की फिल्मों के लिए कर रहे हो, गड़बड़ तो है। बिल्कुल ठीक है, तो लोगों के मन में एक ये तो आ गया कि हमें अच्छा कंटेंट देना है। अब अच्छा कंटेंट दे कैसे? अच्छा कंटेंट देने के लिए राइटर चाहिए होता है। बॉलीवुड में बेसिकली वो क्या है ना कि देखिए, हम रेकमेंड करेंगे, हमारे अंकुर आर्य जी जो है वो बहुत तगड़ा फिक्शन लिखते हैं। इनकी लाइनें ऐसी होती है लच्छेदार, आपकी फिल्म कामयाबी जो है वो कामयाबी के अर्श पर होगी, बल्कि फाड़ के निकल जाएगी। बस तो ये तो क्या करते हैं ना बॉलीवुड वाले कि मेक द सेकंड कॉपी। मैं अभी आपकी फिल्म DDLJ आपकी बुक प्रमोट करने वाला था, आपने रोक दिया। अच्छा, नहीं वो तो नॉन फिक्शन है जी। तो इसमें क्या होता है ना, फिर मुड़िए देखिए, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह एक टॉप शेल्फ में है, 3 वहां रखा हुआ। ये आदमी जब आता है एक ले आता है, क्योंकि अगला संस्करण आ चुका होता है। नहीं, एक्चुअली ना मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा ना हो कहीं मेरे पास ना बचे, तो आप लोगों के पास ना मैं हर संस्करण रख जाता हूँ। अच्छा, तो आप तो पढ़ोगे नहीं, तो कम से कम सुरक्षित मिल जाएगा मुझे रखा हुआ है। तो आप हर संस्करण को अलग अलग से पढ़ते हो? नहीं, मैं दे जाता हूँ बस आपको। क्या मैं कभी ऐसा हो कि भाई कितने संस्करण थे मेरे पास भी एक कॉपी भी नहीं है उसकी। हाँ, तो फिर इसमें अगला पॉइंट आ जाता है कि बॉलीवुड में जो है भारी राइटर्स की कमी है। और ये जो है ये बॉलीवुड वाले जो अब राइटर्स की कमी नहीं है, पैसे नहीं देते, राइटर्स के प्रति सम्मान नहीं है, वो भी उनको उस लेवल तक रखते नहीं है। हाँ। नहीं, अभी ना ऑफ लेट आप देखना 2023 में इस तरीके की बातें बॉलीवुड से निकलनी शुरू हो गई थी कि यार मतलब उनको समझ में तो आ गया था कि भाई राइटर चाहिए, अच्छी फिल्में बनानी पड़ेंगी। तो वहां से बातें आ रही थी कि हमारे पास राइटर्स नहीं हैं और इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और यही इसलिए बैड फेज है। अगर वो अक्षय कुमार 100 करोड़ रुपए ले जा रहा है तो राइटर को कहाँ से वही तो बात है ना, वही तो बात है। अब यार फिल्म आई थी एक अंधाधुन, है ना, वही कॉपी, वही तो फ्रेंच मूवी का। हाँ, वो उसमें लोगों ने कहा कि भाई कहानी बहुत अच्छी है, मजा आया था देखने में। हाँ, जब मैंने वो देखा मैंने कहा ये भी साला लो कॉपी है।
अगर ये मान के भी चलो कि बॉलीवुड में चलो भाई कोई ढंग का लिखा होगा, वो भी हमें कॉपी मिल जाता है। अभी आप सबसे ज्यादा आज की डेट में ना वो अक्षय कुमार के कॉमिक एरा की, मतलब क्या हुआ ना, अक्षय कुमार जब से फ्लॉप चल रहा है, पिछले 5-6 फिल्मों से वो फ्लॉप चल रहा है, बल्कि पांच कहाँ यार, 10-15 हो गई हैं। पांच फिल्में तो इसी साल आ गई ना, इसी 1-1.5 साल में आके सारी की सारी फ्लॉप है। तो अभी क्या है, अक्षय कुमार अपनी पुरानी जो उसका कॉमिक एरा था, उसको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस पे उसके लोग जो है वो ट्रेंड करा रहे हैं, फैन जो ट्विटर वाले हैं वो ट्रेंड करा रहे हैं। वेलकम 5 लाओ। तो उसका क्या हो रहा है कि अक्षय कुमार की अभी पुरानी फिल्में आ रही हैं और गरम मसाला को एक आइकॉनिक फिल्म बता दिया गया है। आजकल जो भी बात कर रहे हैं गरम मसाला ऐसी, गरम मसाला डिट्टो कॉपी है, कॉपी है जी। रियल राइटिंग तो हमारे पास बची ही नहीं तो है। यहाँ पे राइटर आपको अच्छे चाहिए। फिर आप देख रहे हो कि यार साउथ में जो है अच्छे राइटर्स हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं, ग्रैंड फिल्में बन रही हैं, मेहनत करते तो हैं, वही देख लेंगे, सोचते हैं। इवेंचुअली आपका ऐसा हो जाता है कि सही है, मतलब वही कंटेंट देख लो। तो और इसमें ना एक चीज और भी मेरे को लगती है कि अगर जैसे अल्लू अर्जुन का फैन बेस आपका पटना में आ रहा है, तो ये जो साउथ और नॉर्थ का जो गैप है, ये इससे ब्रिज होगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी होगी, तेलुगु सिनेमा और ये तमिल सिनेमा और मलयालम सिनेमा को छोड़ दो, वहां पे उतने लेवल का वहां पे प्रोपेगेंडा है। इन सिनेमाज में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, इनमें प्रोपेगेंडा कम है, वहां पे ज्यादा है। तो वो प्रोपेगेंडा आपको हिंदी में दिखेगा या फिर उधर दिखेगा, इस तेलुगु कन्नड़ा में नहीं दिखता है। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि बहुत स्टडी भी करते हैं इन सब चीज़ों पे। बहुत छोटे छोटे से मैं कमेंट्स चाहूँगा धीरेन्द्र शास्त्री जी के। अभी फिलहाल के जो बयान आए हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे और हमें सबको एक जाति में, मतलब सॉरी हमारी एक ही जाति है, वो है हमारा हिंदुत्व। यही नहीं है कि वो पहले हैं, उनसे पहले दीपंकर जी महाराज भी इसी काम को कर रहे थे और बहुत सारे संतों ने इस काम को किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक योगी जी ने एक बात कह दी, तो क्या ये पूरे संत समाज के लिए हो गया कि बस शिरोधारी करके अब इसी लाइन पे हमें चलना है? यार ये बात कोई पहले आज से थोड़ी है, ये तो बहुत पहले से हम और आप भी जब इस काम में आए तो हमने भी यही बात बोली ना। या आर्य समाज ने यही बात बोली ना, हम तो श्रेष्ठ हैं। जातियां ठीक है, जातियां अलग होंगी, पर आप आर्य क्यों लगाने लगे अपने नाम के पीछे? श्रेष्ठ है मतलब वो हिंदू समझ के ही कर रहे हो ना। हाँ, मैंने मतलब अगर देखा जाए तो मेरा सरनेम है, वो मैंने हटाया, मैंने आर्य लगाया, तो ताकि जाति का मुझे किसी से डायरेक्ट बना रहे। अब मैं 36 बिरादरी हूँ, वही ना। तो मैं गुज्जर भी हूँ, मैं राजपूत भी हूँ, मैं जाट भी हूँ। तो यही बेसिकली मतलब वही हम लोग, आप लोग भी यही बात बोलते आए हैं। अब उसको जब से ये जाति 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 राहुल गांधी ने इतना ज्यादा कर दिया, तो आवश्यकता थी कि कोई ना कोई ऐसा फिगर आए, वो इसको काउंटर करे और बताए हिंदू समाज को कि आपके साथ वही हो रहा है जो अंग्रेज करके गए हैं। आप 1836 से पहले की अंग्रेजों की पेंटिंग्स देखो, किताबें देखो पब्लिश हुई है उनमें, उसमें दिखाया गया है कि एक सुनार है, मैं कहोगे तो मैं आपको फोटोज भी भेज दूंगा जी। एक सुनार है, उसने जनेऊ पहना हुआ है। एक तमिलनाडु का कुम्हार है, वो घड़े बना रहा है, यहाँ पे हर जगह त्रिपुंड है, यहाँ पे भी त्रिपुंड लगा रखा है, जनेऊ पहन रखा है। और गुजरात का कोई दिखा रखा है कुम्हार जुलाहा, वो त्रिपुंड पहन रखा है उसने, और उसने जनेऊ पहन रखा है। तो ये सारी चीजें और न्यूयॉर्क के जो आपके ये होते हैं म्यूजियम होते हैं, वहाँ पे लंदन के म्यूजियम में आपको फोटोज दिख जाएंगे, न्यूयॉर्क के म्यूजियम में दिख जाएंगे, आपको स्वीडन के म्यूजियम में दिख जाएंगे फोटो। भारत के जो इस तरीके के वर्ग हैं उनमें जनेऊ पहने हुए सबकी फोटोज में दे सकता हूँ। हम पुराने टाइम के देखते हैं, गुरु नानक देव महाराज को जनेऊ है, रविदास महाराज को जनेऊ है, तो मतलब हर कोई, ये तो अलग अलग जातियों के हैं, फिर भी उनके पास भी जनेऊ थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा बनाया गया, ये नेजल थियरी करके एक थियरी दी थी सालों ने अंग्रेजों ने, और उसके आधार पे उन्होंने कहा कि जिसकी नाक जो है वो अंग्रेजों के जैसी होगी उसको हम वो अपर कास्ट, और फिर जिसकी नाक अंग्रेजों के जैसी थोड़ी भिन्न होती जाएगी। वो है हार्बर रिस्ले नाम का एक हार्बर रिस्ले का ये नेजल थ्योरी वो लेकर आया था। तो रिस्ले ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे
जिसकी नाक हमारे जैसी होगी, पतली सी। आप लोग तो ब्राह्मण में आते, मेरा थोड़ा चौड़ा हो गया, मैं किधर आ रहा हूँ, मैं वैश्य में जा रहा हूँ, शूद्र में। तो ये बेसिकली ऐसा उन्होंने उसने सालों बनाया। ने यूं सोचा होगा कि हमारी जो औलादे पैदा हो रही है सिर्फ उनको बताओ हम। यार तो वैसे भी शूद्र होता है। चलानंद सरस्वती बता आपकी जो नाक है वो हम सबसे तीखी है। नहीं तीखी है। आप हमसे ज्यादा सवर्ण हैं। हमसे तो तीखी है। अब इसमें उन्होंने उसका कहना, उसने क्या किया ना, इससे 2370 जातियां बना दी, और उन जातियों में से भी सब कास्ट बनाए, मतलब एक जाति के अंदर सब कास्ट। पता नहीं एक कौन सी वो थी कास्ट थी, उसके 1170 सब कास्ट थी। वो ऐसी कास्ट है जिसका नाम लेने पर FIR हो जाती है। तो उसकी सब कास्ट है 1170 इन्होंने बनाई। पर उनको सवर्णों की लड़कियां चाहिए, अपने में आपस में नहीं चाहिए किसी की भी। ना, वो नहीं। अब जो आपने जो मूल प्रश्न आपका था नारे को लेकर, नारा क्यों कर रहा है इतना रेजोनेट, उसके पीछे एक कारण है। नारा एक बहुत सिंपल है जी, एंड इट हैज अ ट्यून टू इट। जी, बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। उसी तरह का वो होता नहीं है, बड़ा है तो बेहतर है, इस तरह के कैची फ्रेज। मतलब भाई इसी के लिए 3-4 मिलियन रुपए दिए जाते हैं कि नारे को डिजाइन करो, या जो कैच फ्रेज होगा उसके नीचे का। पर ये मेरे को लगता है योगी 3-4 मिलियन बाबा ने फ्री में खड़ा होकर ये योगी जी आए और कैजुअली, अब जो भी Bro did it so casually. स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उनका ये उपज है, या अब की बार मोदी सरकार, सिंपल सा है। वही है, अभी जगुआर वालों ने भी एक सिंपल सा काम किया है। अच्छा। बेचारे, अरे ऐड नहीं देखा? हाँ, सिंपल वालों ने जैगुआर कॉपी, सिंपल कॉपी जैगुआर, कॉपी नथिंग वालों ने कह दिया कॉपी जैगुआर। भाई वो जो है ना, उसमें कार दिखाई नहीं। इलॉन मस्क ने नीचे कमेंट किया कि डू यू गाइस आल्सो सेल कार्स। उसमें हरे पीले नीले जो आजकल चले हुए ना प्रचलित ह्यूमन बीइंग्स, तो उस टाइप को दिखा करके एक पत्थर पे बैठे उठ के चले गए, इस टाइप का उसने लिखा जैगुआर, लोगो चेंज किया अपना उन्होंने। ये सीरीज ऑफ एड्स है, तो देखता हूँ। अब वही जो बात मैं कर रहा हूँ कि इट हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्यून टू इट। और इसमें मैंने पहले भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का रेजोनेंस जो है ना, वो उसी लेवल का है, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये इसी कारण से मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा उस समय की मांग थी, जिसको एक नारे में समेट करके, 3 शब्द के नारे में समेट करके भारतीय जनमानस को दे दिया, क्रांति बन गया हिंदुओं। वही अब समय की मांग थी। ये लोग जो है बहुत ज्यादा वो वोक टाइप के, सेकुलर टाइप के, या जो भी बन रहे थे 2019 से 24 का भाजपा, जो केंद्रीय भाजपा, तो वहां पे अब जब ये 240 का झटका लगा, उस झटके से प्लस ऑडियंस की मांग पे ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है आता है। योगी जी ने उसको मेन स्ट्रीम किया, उसकी स्वीकार्यता हुई, एक चुनाव आप उसके बल पे ऑलमोस्ट जीते हैं। दूसरा हो सकता है कि जब ये होगा तो महाराष्ट्र यदि जीत चुके होंगे तो फिर वो भी एक तरह से और भी स्वीकृति आप कह सकते हैं कि मिल गई होगी। पर महाराष्ट्र में तो मेन डायलॉग ही ये है ना, इसी के अराउंड पूरा चुनाव चल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, यही सारा कुछ वहां पे भी चल रहा था। तो अब कहां पे इसको जाना है, कौन लोग और मासेस को कमांड करते हैं? कथावाचक, बिल्कुल कथावाचक हैं या संत हैं। तो वो यदि इन बातों को कह रहे हैं ना, तो अब ये आपके आस्था, साधना, फलाना डिमका सारे चैनलों के और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ एक गजब सा कोइंसिडेंस नहीं, मतलब एक बढ़िया बात है कि वो आदमी न्यूज चैनल पे भी कवर होता है, आस्था साधना पे तो आता ही आता है। तो उनका यह है कि उनकी व्यापकता अलग स्तर की है, और उन्होंने जो बातें हम लोग लगातार बोल रहे थे कि हवस का मौलाना क्यों नहीं होता है, इस तरह की फादर चादर, हमारी चीजें उतना मतलब एक लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। और उनका है कि भाई हर रैली में 6 लाख आदमी आ रहा है, 6 लाख गुने 5 कर दो, वो घर में जाएंगे और बोलेंगे 30 लाख हो गया एक बार में। दूसरे जगह पे जाएंगे तो
ध्रुव राठी जो 25 करोड़ कितना 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ उसके जेब में है, जेब में है बस ऐसा उसके। निकालता भाई कांग्रेस को वोट दे दे भाई। हाँ, ऐसे दे देगा करके बस वो। आप- और वो बाल 10 ऐसे लोगों करके को पूरा एकदम रील 10 लोगों को करेगा तो 25 100 करोड़ कर देता भाई वो, पूरे ऐसे कर करके ना गणित करके 100 करोड़ ही कर देता उसने पूरा। बना लिया था भाई। जर्मनी में भारत की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है, जिन लोग को नहीं पता है। हाँ, जैसे तिब्बत वालों का नहीं चलता है भारत में, तो इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल एक जर्मनी में ध्रुव राठी के घर के नीचे वाले बेसमेंट में चलती है। यार उसको ये नहीं पता कि 60% लोग जो है गाली देने आते हैं। मतलब अजीत भारती भी कांग्रेस को वोट देगा क्योंकि उसने उसकी वीडियो देख ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी देखी, आप सबने देखी, तो हम लोग तो कांग्रेस को वोट दे के आए। इसी कारण भाजपा वाले साले पैसा नहीं देते अभी हमको। तो 240 आई। तब इसीलिए मैं जो सपा वालों से बोलता है सोना दो भाई, सोना 99.999% गोल्ड दो। नहीं, वो आलू दे देते हैं आपको भी महंगा वाला। अरे हाँ, मशीन तो हमने रखी हुई है, उसका ले रखा है हमने, फ्रेंचाइजी खोल रखा है उसका, तो उससे आ रहा है। हाँ। तो वैलिडेशन दे दिया है। अच्छा, तभी ऐसे संतों ने। 1.5 किलो के झुमके तभी आ रहे हैं। आते हैं। अब पत्नी गाना सुनती रहती है, तू ले आ दे मुझे गोल्डन झुमके। अच्छा। तो मुझे सटल मैसेज आता है ना कि भाई वो क्या चाहा जा रहा है और क्या किया जाए। जो हम अभी तक कह रहे थे, ऐसा मतलब नहीं है भाई ज्वेलरी के भार से गर्दन झुक गया है। कि- सुनेंगे साला, आज खाना भी नहीं कोई मिलेगा। नहीं, कोई अभी नहीं सुनेंगे तो पॉडकास्ट के टाइम पे सुनेंगे। हाँ, तो अगले दिन नहीं मिलेगा। तो जो हम लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे, पहले किसी ने नहीं बोला है। उस पे जो वैलिडेशन का ठप्पा योगी जी ने लगाया। अभी जो जाति का है कि भाई हमने जाति छोड़नी है, ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि हम और आपने पहले नहीं कहा है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वो ठप्पा लग गया, वैलिडेशन मिल जाता है, मास में वो सारी चीजें पहुंचती हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने और भी कुछ चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हमें समाज से कुरीतियों को हटाना है। कुरीतियों के हटने से हिंदुओं का जुड़ाव कैसे इंटरलिंक करते हैं ये? कुरीतियों के हटने से चार हिंदुओं का कुरीतियां जुड़ाव, बोला देखिए 4 कुरीतियों के हटने से मुझे पता नहीं कैसे हिंदुओं का जुड़ाव होगा, बिकॉज बलि प्रथा से हिंदुओं का जुड़ाव मे बी वो वेज नॉन वेज वाला एक वो हो सकता, बट उसमें भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा, तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि भाई नॉन वेजिटेरियन फूड मत खाइए, है ना, ऐसा नहीं कहा है। वो बलि, तो एक कुरीतियों के हटने से जुड़ाव का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक कुरीति के हटने से जुड़ाव का समझ में आ रहा है, वो है जाति प्रथा। उस पे भी उनका पूरा वो संवाद हुआ है। तो जाति प्रथा या फिर जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, एटलीस्ट छुआछूत तो अब मुझे नहीं लगता कि कितना एग्जिस्ट करता है कितना नहीं। मैं अपने बचपन से और आज का कंपैरिजन करूंगा तो जितना बचपन में 100 था तो आज 25 है। बहुत बदलाव, बहुत ड्रास्टिक चेंज तो है। मैं वही कह रहा हूँ, और ये जिस तरीके से मैं तो इस चीज़ को आज से 10 साल पहले भी हमारा अगर डिस्कशन होता तो मैं इस चीज़ को कह रहा होता था कि जब तक साधु संत कथावाचक या जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, जो भी धर्म से रिलेटेड बात करते हैं, इस तरीके की बात नहीं करेंगे, सुधार नहीं आएगा। बिल्कुल। और क्या है ना कि जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू पॉपुलेशन जो 80% से नीचे गिर चुकी है। अभी जनगणना जो होगी उसमें आप मान के चलिए कि हम करीब करीब 77-76% ऐसे ऑलरेडी मोटा मोटा आप मान के चलिए, 15 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं इस चीज़ को, 2011 से अब तक, है ना। तो 77-75% ऑलरेडी मिलेंगे हम, है ना, इसके आसपास ही। बिल्कुल। और हमें अपने आसपास चेंजेस अनुभव होने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नहीं जुड़े, अगर आप यही सब रहे, तो आप सिर्फ 3%, 5%, 7%, 9%, 12%, किसी राज्य में फॉर एग्जांपल बिहार में यादव 14% है, पर पूरे भारत में कितने हैं? समझ रहे हैं बात? जी जी जी। लेकिन वो एक गुट 18%, 20%, 25%, मतलब ऐसे बढ़ेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप वही रह जाओगे। बिल्कुल। तो आपको जुड़ना तो होगा। आप आइडेंटिटीज ही तो हैं भाई। बिल्कुल। मैं अपने आप को ब्राह्मण कह लूं तो मैं 3% हूं। हाँ। मैं अपने आप को हिंदू कह लूं मैं 75% हूं। और आपको मुकाबला करना है तो आपको आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। आपकी आइडेंटिटी वो भी है, बड़ी आइडेंटिटी, वृहद आइडेंटिटी, और छोटी आइडेंटिटी भी है, जाति वाली। बिल्कुल। तो आपको जाति को रखना है भाई अपने साथ, तो एक हल्के फुल्के किसी कबर्ड में रख दीजिए अभी के लिए, क्योंकि ये काम अधिक आवश्यक है, बहुत जरूरी काम है जी। और जाति में हम ये नहीं कह रहे कि भाई, कई दफ़ा क्या हो जाता है कि लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जाति
वाद जब हटेगा, जब ये लोग हमें अपनी बेटी देनी शुरू कर देंगे। यानी कि हर जगह फिर वही एक, मैं कहूँगा कि सेक्स सेंट्रिक मेंटालिटी वो हो जाती है शुरू। वो नहीं, उससे पहले हम आपस में जो डिस्क्रिमिनेशन अगर गांवों में हम देखने को मिलता है, राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार गुजरात के गांवों से भी चीज़ें आती हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं, हम मानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। जो भी करते हैं कम से कम फिलहाल वक्त के लिए उनसे हमें विवाह ना करना अंतरजातीय डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो ये किसी माँ बाप की चॉइस होती है, लड़की की चॉइस है, लड़के की चॉइस है, और जिनको करनी होती है वो करते हैं। अगर मैं भाई कह रहा हूँ ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते हम किसी के साथ। बिल्कुल, वो लड़की लड़के की चॉइस पे छोड़ो ना। हम नहा के निकले, आपने टच कर दिया, हम दोबारा नहाने जा। डिस्क्रिमिनेशन ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमने जो है नीचे बिठा रखा है किसी को कि तुम ऊपर नहीं बैठ सकते। मेरी जाति का भी लड़का हो या लड़की, कोई भी परिवारजन होगा, गोबर में बंधा हुआ होगा, तो मैं कहूंगा मेरी खाटो मत बैठ। हाँ, ठीक है, वो हम किसी को भी कहेंगे। आप साफ सुथरे हो, विचार साफ सुथरे हैं, सोच साफ सुथरी है, तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए रहते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे समाज को कम से कम ये 4-5 बिंदुओं के ऊपर अवश्यमेव ध्यान देना चाहिए। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अजीत भाई का जो चैनल है उसका QR कोड आप इनके साथ में देख सकते हैं, स्कैन करके सब्सक्राइब करें। इनके रोजाना बच्चों की तरह चैनल बढ़ते चले जाते हैं। अभी इन्होंने एक शॉर्ट क्लिप वाला भी चैनल बना दिया भाई, मैं उसका भी QR कोड कहीं एडजस्ट कर दूंगा स्क्रीन पे आए ना आए, हमें हटा के QR कोड ही लगा दो। हाँ, तो वो भी कर लेना। और जैसा कि मैं बहुत अशेम्ड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि मैंने आज अपने पॉडकास्ट में अपनी बुक का प्रचार नहीं किया। हमने कर दिया था। अच्छा, नहीं वो पूरा नाम नहीं हुआ था। नहीं, हम करने वाले थे, आपने रोक दिया हमें। अच्छा, मैं सोचा कि आप मेरी जो फिक्शन वाली आने वाली है उसको प्रचार कर रहे हो, मैंने कभी नाम बताया नहीं ना आपने। तो अभी 299 की करी है कुछ समय के लिए ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, वहां से जाकर खरीद लो। QR कोड स्कैन करके भी आप खरीद सकते हैं। जो मैं फिक्शन लिख रहा हूं वो है मलेच्छराज 2047। ओ भाई, तो और ये कहानी है 2027 से 47 के बीच की। कल की 2948 लिख रहे हैं आप? नहीं, ये मलेच्छराज जो 2047 की बात थी। उसमें प्रभास मलेच्छराज ही लग रहा है। हाँ, वो तो यार मलेच्छ ही लग रहा है। तो मित्रों, इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।